नमस्कार, स्वागत है फिर से एक बार सबका किताबी बातों में। आई एम अभिषेक, ऑल्सो नोन एज बुक्स वाले भैया। मेरे गेस्ट हैं आज लॉयर अनंत मेरठिया और हम अनंत जी के साथ बात करेंगे उनकी लेटेस्ट बुक डिफॉल्टर्स पैराडाइज लॉस्ट, जो बताती है एक बहुत महत्वपूर्ण कानून के बारे में, द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। और अनंत उसके बारे में हमें बताएंगे कि क्या है ये कोड, क्या इसकी अहमियत है हमारे कंट्री के लिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए। अनंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका किताबी बातों में। थैंक यू अभिषेक जी, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बुक के बारे में बात करने से पहले और इस इन जनरल इस लॉ के बारे में बात करने से पहले मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा अनंत मेरठिया जी का। अनंत मेरठिया जी एक कॉर्पोरेट लिटिगेशन और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन लॉयर हैं। ये अपनी लॉ फर्म हेड करते हैं, अनंत मेरठिया एंड एसोसिएट्स, बेस्ड इन चेन्नई। He holds formal overseas legal qualification and experience both in India as well as in Singapore. आनंद का फोकस रहता है कॉर्पोरेट कमर्शियल लिटिगेशंस एंड आर्बिट्रेशंस पर। ये अनंत की पहली बुक है और जैसा मैंने कहा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो कंट्री में लॉ आया था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ये उसके बारे में है। तो आज हम अनंत से बात करेंगे कि कैसे ये कोड आया, क्या इसकी क्या सिग्निफिकेंस है और इतने लगभग 7 सालों में ये कोड से हमारी अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को क्या फायदा पहुंचा। तो अनंत, अगर हम शुरुआत करें इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, जैसा कि हम देखते हैं कि कुछ कानून पहले भी रहे हैं बैंक्रप्सी को लेकर, इंसॉल्वेंसी को लेकर, जब लोन्स वापस नहीं मिलते बैंक्स को, क्रेडिटर्स को, उनसे डील करने के लिए कई क्लॉजेस लॉज रहे हैं। तो आप इस लॉ को अगर एक्सप्लेन करना हो कि इस लॉ में क्या खासियत है इस कोड के बारे में और कैसे ये हेल्प कर रहा है अर्थव्यवस्था को, और हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम जो हमारे कानून पहले थे। थैंक यू अभिषेक, बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है आपने कि ये कानून कैसे अलग है प्रीवियस जो पुराने कानून थे उनसे। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमें ये जानना ज़रूरी है कि पहले सिचुएशन क्या थी, क्या कानून थे और ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें एक इतना सिग्निफिकेंट, इतना अलग किस्म का कानून लाना पड़ा। देखिए, पहले 80s 90s में कुछ लॉज थे, जैसे आपका सिक इंडस्ट्रीज का एक लॉ था। एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुई थी जिसका नाम था BIFR, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। ऑल्सो पहले डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स और डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल्स से जो अभी भी हैं, कंपनीज की वाइंडिंग अप होती थी जब कंपनी कुछ अमाउंट्स नहीं दे पाती थी अपने क्रेडिटर्स को। एक जो भी थ्रेशोल्ड होता था पहले, वो बहुत ही बेसिक था, फिर उसको बाद में 1 लाख रुपए किया गया। उसके अलावा जो दूसरा एक लास्ट ऑप्शन ये बचता था कि आप सिविल सूट फाइल कर सकते हैं रिकवरी के लिए। इन सारे ही ऑप्शंस में ये देखा गया समय के साथ, स्पेशली आफ्टर द लेट 80s, जब ये लॉज इन लॉज का इम्प्लीमेंटेशन चालू हुआ, कि रिकवरी स्लो भी थी, समय लग रहा था, क्रेडिटर्स को समहाउ उससे रिलीफ नहीं मिल पा रही थी। दे वर नॉट एबल टू, जो 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 ऑब्जेक्टिव से ये लॉ लाए गए वो मीट नहीं कर पाते। इसमें से एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि BIFR करके जो जो एक बॉडी बनी थी, उसका इंटेंट अच्छा था कि जो कंपनीज सिक फाइनेंशियली सिक है, मतलब फाइनेंशियली जिनकी व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है, उनको रिहैबिलिटेट किया जाए, एक रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम बनाई जाए, प्लान बनाया जाए। लेकिन उसका मिसयूज ये होने लगा कि आपको, जब आपकी कंपनी BIFR में रजिस्टर्ड है, तो एक तरह का मॉरेटोरियम मिलता था, जिसको आप कह सकते हैं कि एक तरह का ब्लैंकेट आपको प्रोटेक्शन मिलता था कि आपके पीछे कोई भी रिकवरी के केसेस नहीं चल कंटिन्यू हो सकते हैं। तो फिर ये होने लगा कि वो लोग अपना केस रजिस्टर्ड करा के BIFR में, और फिर कंपनीज को एक्चुअली कॉन्शियसली आगे नहीं बढ़ाते थे रिस्ट्रक्चरिंग या रिवाइवल के जो उनके प्रपोजल्स होते थे। ये सब चीजें कपल्ड विद और बहुत सारी चीजें हुई जो पॉसिबली हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। कहीं ना कहीं हमारा जो NPA का जो प्रॉब्लम था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का, और क्रेडिटर्स के जो चैलेंजेस थे कि अल्टीमेटली दे वर नॉट बीइंग टेकन सीरियसली। हम इस पे आएंगे कि फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर क्या ये चीज है। लेकिन मोटा मोटी अगर आप ये समझे कि जो बैंक्स हैं, हमारी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनकी परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, और इसलिए एक ऐसा आई वुड से स्ट्रिक्ट कानून की जरूरत थी जो इन सब चीजों को कॉम्प्रिहेंसिवली एक कानून के अंदर लेके आए,
नहीं तो पहले क्या हो रहा था कि आप रिकवरी एक कानून में कर रहे थे, रिहैबिलिटेशन दूसरे कानून में कर रहे थे, बैंक्रप्सी का केस इनफैक्ट पर्सनल इंसॉल्वेंसी वगैरह के कानून थे, लेकिन कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी का कानून इंडिया में इसके पहले नहीं था, उसको कॉन्सेप्ट नहीं था। हालांकि वाइंडिंग अप थी, स्कीम ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग थी, उसको आप कह सकते हैं, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट कंपनीज एक्ट में हुआ करती थी, उसको आप कह सकते हैं कि वो भी एक तरह का रीस्ट्रक्चरिंग का कानून था। लेकिन इन सब चीजों को एक लॉ में लाया गया 2016 के इस इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में। इसका ऑब्जेक्टिव था कि पहली बात, कंपनीज जो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में है उनको कैसे रीस्ट्रक्चर करके रीऑर्गेनाइज किया जाए और उनको एक रिवाइवल का मौका दिया जाए। एट द सेम टाइम जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका जो उनकी जो चैलेंजेस हैं, उनकी जो डिफिकल्टीज रही हैं, उनको एड्रेस करते हुए एक बैलेंस क्रिएट किया जाए। और एक बहुत बड़ा जो सबसे बड़ा गेम चेंजर इस रेजिम में ये देखने को मिला कि पहले हमारे यहाँ जो था वो था डेटर एंड पोजेशन रेजिम, मतलब कंपनी का जो कंट्रोल है वो प्रमोटर्स के साथ हुआ करता था। लेकिन इस कानून में उसको चेंज कर दिया गया क्रेडिटर एंड कंट्रोल रेजिम की। जब फिर बैंक्स जो होती हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो फिर एक कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स फॉर्म करते हैं, वो एक तरह का बोर्ड की तरह काम करते हैं, कंपनी के इंपॉर्टेंट इंसॉल्वेंसी के डिसीजंस कैसे उस प्रोसेस को रन करना है। तो ये कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस थे इस कानून। तो जैसा आपने बीएफआर के बारे में बोला कि उसमें उसका इंटेंट अच्छा था लेकिन चैलेंजेस रहे, तो इस कानून को ध्यान में रखते हुए और जैसा कि एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं तो उनका कहना है कि कानून तो बन जाते हैं लेकिन फॉलो नहीं होते, और कानून सिर्फ पुअर के लिए होते हैं, कॉमन मैन के लिए होते हैं, क्योंकि जो रिच हैं वो तो कुछ ना कुछ करके अपने रास्ते निकाल लेते हैं। तो आप आईपीसी लाएं या ये लाएं या वो लाएं, लेकिन उससे फर्क क्या पड़ेगा? तो उस लिहाज से देखते हुए कि कोई भी जो लॉ आता है, बिल आता है, एक संभावना रहती है उसको मिसयूज करने की, और जो रिच एंड पावरफुल है वो अपने पर्पस से उस कानून को तोड़ मरोड़ देते हैं अपने लिए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और हम ट्रैक रिकॉर्ड भी देखें, लार्जली जैसा एक लॉ सिचुएशन का हम कहते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आपका क्या विचार है कि ये कानून कितना अभी तक प्रभावी साबित हुआ है और कितना आगे रहने की संभावना है? ऐसे क्या आपको लगता है कि फीचर्स हैं जो औरों से बेहतर रहे हैं और उस वजह से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इसका जो इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव है और आगे भी रहेगा? पहले मैं आपको इसका क्या इम्पैक्ट जो पॉजिटिव है, क्यों है, वो एस्पेक्ट पहले हम उसको एड्रेस करते हैं और फिर देखते हैं कि कहाँ कंसर्न्स अब ये डेवलप हो रहे हैं कि शायद आगे जाके शायद हमें इसको थोड़ा वापस अपडेट करना पड़े, कुछ चेंजेस लाने पड़े, ताकि कल वापस हम उसी सिचुएशन में ना आ जाए जहाँ मिसयूज भी हो रहा है। देखिए, सबसे पहली बात है कि इस कानून की शुरुआत हुई, एक कॉन्सेप्ट पहली बार इंडिया में लाया गया बहुत स्पेसिफिकली, और शायद पहले भी था बट उसकी उसकी एम्फेसिस इस कानून में की गई, जो कि टाइम बाउंड रेजोल्यूशन। आपका पूरा कंपनी जिस दिन से एडमिट होती है इंसॉल्वेंसी में और उस आपका रेजोल्यूशन प्लान जब अप्रूव होना होता है, पहले वो 270 दिन था, फिर बाद में 330 दिन किया गया। मैं वहीं पर आपको काउंटर इसका क्रिटिसिज्म भी बताता हूँ कि इसमें ठीक है 330 दिन में नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं कभी 600 दिन लगते हैं, 700 दिन लगते हैं, कुछ केसेस में 3 साल भी लगते हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज जो डेटा आज हमारे सामने है, वो डेटा के हिसाब से करीबन 600 दिन के अंदर कंपनीज का रेजोल्यूशन या फिर लिक्विडेशन एक डिसीजन हो जाता है। तो हम अगर पुराने कानूनों से देखें, ये हम सब जानते हैं कि इंडिया में एक वो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि आप केस फाइल करते हैं, जब तक वो एक रीजनेबल स्टेज तक पहुंचता है वो कुछ साल निकल जाते हैं। यहाँ आपको 1.5 से 2 साल के अंदर आपको एक वन वे और दी अदर आपको एक रिजल्ट मिल रहा है। तो टाइम बाउंड जो ये कानून है, एक तो इसने बहुत एक इम्पोर्टेंट अपनी छाप छोड़ी है पूरे नॉट जस्ट डिस्ट्रेस्ड फाइनेंशियल सेक्टर पे, बट एक लीगल सेक्टर पर भी, क्योंकि इससे प्रभावित होकर अब और कानूनों भी ये हम शायद अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चीजों को टाइम बाउंड तरीके से लाया जाए। ये मैं मानता हूं, अक्सर हम वो सुनते थे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, उस चीज को हम पीछे कर कर आप जैसे कह रहे कि टाइम बाउंड रेजोल्यूशन की तरफ बढ़ने का, जो सालों साल जो केस लटके थे, वो आप जैसे आपने 600 दिन लगभग अगर हम 2 साल मान ले तो ये इसका आप कह सकते हैं एम है कि हम 2 सालों में एक सोल्यूशन निकालें, राइट? हाँ देखिए, अगेन
गवर्नमेंट का तो एम है कि 330 दिन में या एक साल के अंदर निकले, लेकिन देखिए हमें ये भी समझना होता है, और इसमें मैंने काफी लिखा भी है, इस किताब, इस पुस्तक के बाद भी मैंने कुछ आर्टिकल्स भी लिखे हैं कि आज ये क्रिटिसाइज होता है कि कुछ कंपनीज के 3 साल लग रहे हैं, 4 साल लग रहे हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोसेस चले जा रहा है। देखिए क्रिटिसाइज करना इजी है, लेकिन यहाँ आपको ये भी देखना होगा, और मैं आपको इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको उसकी क्रिटिसिज्म भी बताऊं बट उसका एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव भी बताऊं। इंडिया में एक एक नेचर है या एक एक अप्रोच ये लिया जाता है कि कोई भी स्टेक होल्डर को, वो कहीं भी जहां उसको लगेगा कि उसका इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, वो अग्री हो रहा है, वो कोर्ट में जाएगा टिपिकली। चाहे आप उसको एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल बोल दीजिए इस पर्टिकुलर केस में, बट मैं आप एक मानसिकता की बात करूँ तो, और कोई भी होगा तो, और उसकी उसका हक भी है, उसका नेचुरल, उसका उसका लीगल राइट है कि अगर मुझे लगे कि हाँ मैं अग्रीव हूँ, मैंने कोई किसी कंपनी ने एक क्लेम फाइल किया है इंसॉल्वेंसी के प्रोसेस में, जहां उसके अमाउंट शायद 2 लाख या 3 लाख ही उसने क्लेम फाइल किया है, लेकिन वो पूरा एडमिट नहीं हुआ है। शायद वो पूरा जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस है वो कुछ 50 करोड़ 100 करोड़ का हो, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि तुम्हारा, क्योंकि क्वांटम बहुत छोटा है, रिलेवेंट नहीं है, हम तुम्हें नहीं सुनेंगे। कोर्ट्स को इन दिस केस, जब भी मैं कोर्ट रेफर करूंगा, अभी फिलहाल कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा द नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, जहां ये केसेस सुने जाते हैं जी, उनको सुनना पड़ेगा, क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस करके एक चीज है हमारे देश में कि यू शुड हियर बोथ द पार्टीज एंड टेक अ फाइनल डिसीजन। तो ये भी एक कारण होता है कि चीजों में डिले होती है। बहुत इंटरनल स्टेक होल्डर डिस्प्यूट्स होते हैं, जो मैंने इस पुस्तक में भी कवर की है, कि जो प्रमोटर होता है कई बार वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि एक थर्ड पार्टी आके कंपनी को कंट्रोल कर रहा है, उसके इश्यूज बैंकर्स के साथ, उसके इश्यूज और जो एडमिनिस्ट्रेटर, जिसको हम इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कहते हैं, उन सब के साथ काफी ऐसी चीजें होती है। और हम ये नहीं बोल सकते कि एक गलत है या दूसरा गलत है, हो सकता है दोनों अपनी अपनी जगह सही हो, लेकिन दैट इज फॉर द कोर्ट टू डिसाइड। लेकिन फिर भी क्योंकि एक टारगेट रखा हुआ है 330 दिन का, कम से कम आज हम इस परिस्थिति में है कि हम उसे 2 साल में, 2.5 साल में, 1.5 साल में हम देख रहे हैं कि कंपनी का कुछ ना कुछ एक डिसीजन हो रहा है, जो कि पहले नहीं था। तो ये एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है इस पर्टिकुलर कानून का, कि ये तो हो गया टाइम बाउंड वाली चीज। फिर जो दूसरा आपने बोला कि इसका क्या इम्पैक्ट रहा है, देखिए पहले जो रिकवरी रेट्स होते थे पुराने कानून में, उसका पहली बात तो ये है कि बहुत क्लियर कट कहीं डेटा मेंटेन नहीं होता था। पर जब आपके पास डेटा अवेलेबल होता है, ऑफिशियल गवर्नमेंट का डेटा, जो रिलीज हर इस पर्टिकुलर कानून के अंदर हर क्वार्टर में वो रिलीज होता है, एक रेगुलेटरी बॉडी सेटअप की गई है जिसका नाम है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि हर 3 महीने में अपडेट करता है कितनी कंपनीज को प्रोसेस में लाया गया, कितनी कंपनीज का कुछ रेजोल्यूशन निकला, कितनी लिक्विडेशन में गई, क्या रिकवरीज हुई। तो मैं आपको ब्रॉड डेटा बता रहा हूँ। आप ये देखेंगे कि करीबन जब से ये कानून आया 31 दिसंबर तक, जो ऑफिशियल लास्ट डेटा है, कुछ 7,325 कंपनियों का एडमिशन इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में हुआ। 7,300 कंपनियां पकड़ के चलिए जी, जिसमें करीबन 3 लाख, 3.25 लाख करोड़, 3,12,000 करोड़ की तो ऑफिशियल रेजोल्यूशन हुई कंपनीज की, रेजोल्यूशन प्रोसेस, विच इन इटसेल्फ इज अ गुड इंडिकेटर कि चलो कुछ चीजें आगे बढ़ रही है। अगेन द क्रिटिसिज्म पॉइंट ये आता है कि रिकवरी सिर्फ 30% की हो रही है, 31% की हो रही है, ये अनफेयर है, वो भी खाली बैंकर्स का, बाकी लोगों तो कुछ मिल नहीं रहा है। लेकिन आप ये फिर उसके पीछे फिर आपको वापस जाना पड़ेगा पुराने रेजिम्स में, या पुराने जो सरकार थी और जो समय था, कि ये सिचुएशन आई क्यों, ऐसी क्या सिचुएशन है कि एक कंपनी जिसका लोन शायद 100 करोड़ का है, समय के साथ उसके पास एसेट्स भी होने चाहिए, एसेट्स की वैल्यू भी बढ़नी चाहिए, वो डिटोरिएट क्यों हुआ, क्या हुआ। तो वो एक अलग डिस्कशन है जो हम कर सकते हैं इसी कॉन्वर्सेशन में, उसको भी क्लैरिफाई करेंगे। तो रिकवरी शायद 30-32%, 31-32% होती है बैंकर्स को, कंपेयर टू द टोटल अमाउंट ऑफ क्लेम्स में। 10 लाख करोड़ के क्लेम के अगेंस्ट करीबन 3-3.25 लाख करोड़ के क्लेम्स का 3.25 लाख उनको रिकवरी हुई, उनको मिला। बट इट इज ऑल्सो ट्रू कि अनफॉर्चुनेटली आप देखिए, और ये कितना बड़ा गैप है, ये 10 लाख करोड़ के जो क्लेम फाइल हुए हैं 7,300 कंपनीज में, इनके अगेंस्ट उनकी लिक्विडेशन वैल्यू जो है, अगर इन कंपनीज को लिक्विडेट बस एज इट इज लॉक स्टॉक एंड बैरल डिस्पोज कर दिया जाए, एसेट्स को डिस्पोज कर दिया,
वो 2 लाख करोड़ से कम है, मतलब 1,90,000 करोड़ के आसपास है। तो मतलब लिक्विडेशन वैल्यू के हिसाब से देखें तो आप 170% मिल रहा है। तो राइट। एक तो ये होता है कि जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपने क्लेम्स फाइल करते हैं, वो ऑब्वियसली इंटरेस्ट पेनल्टी, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, पेनल्टी पे इंटरेस्ट और वो बहुत सारी चीजें ऐड करते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्लेम्स थोड़े बलून अप हो जाते हैं। तो राइट। जहां 32-33% दिखाता है, एक्चुअल रिकवरी शायद ज्यादा हो। जी। और दूसरी बात ये है, जो इस कानून ने बहुत बड़ा एक मेरे हिसाब से, जो मेरे मेरे पर्सपेक्टिव में जो सबसे बड़ा गेम चेंजर रहा है, कि अब लोगों को लगने लगा है, कंपनीज को जो डिफॉल्ट कर रही हैं, कि शायद अब कंपनी हमारे हाथ से जा सकती है, जा सकती है। शायद वो किसी और को मिल सकती है, एक्विजिशन किसी और का हो सकता है, रेजोल्यूशन प्लान में कंपनी कोई और किसी और इंसान के हाथ में जा सकती है, या आई मे लूज माई कंपनी। क्योंकि वो डेटा बहुत इंटरेस्टिंग है जो लोगों के सामने नहीं आता है, जहां करीबन पिछले 7 साल में 27,000 केस ऐसे हैं सिर्फ इस जी। कानून में, जो फाइल हुए, जिन्हें विड्रॉ किया गया, और जिनमें ऑलमोस्ट 10 लाख करोड़, एक्चुअली 9,70,000 या 9,80,000 करोड़ की रिकवरीज हुई है सेटलमेंट्स के थ्रू। प्रमोटर्स कंपनीज ने आके पैसा, जिसने एप्लीकेशन फाइल किया था उसको दिया है, या जैसे भी सेटल किया है, तो वो कंपनीज को एडमिशन में जाने से रोकने के लिए। तो अगर जिसे आप हम इसका आउट ऑफ बहुत कोर्ट सेटलमेंट कहते हैं आमतौर पर, ये वो आप कह बिल्कुल रहे हैं कि बिल्कुल आउट ऑफ बिल्कुल, कोर्ट? हाँ, आउट ऑफ कोर्ट, आउट ऑफ कोर्ट आउट इन ऑफ द कोर्ट। सेंस कोर्ट, मैटर कोर्ट में गया, लेकिन डिसीजन एक फाइनल कि हाँ ठीक है, हम इसको एडमिट कर रहे हैं कि आप पूरे प्रोसेस को राइट। स्टार्ट कीजिए। उसके पहले ही बिजनेस जो डेटर है, जो जिसको कॉर्पोरेट डेटर कहते हैं, कंपनी है, जी। उसने करीबन ऑलमोस्ट 10 लाख करोड़ के सेटलमेंट्स हुए 27,000 केस में। तो अगर आप उस पर्सपेक्टिव से देखेंगे, तो ओवरऑल इस लॉ में आराम से 13.5-14 लाख करोड़ रुपए का उतना उतना अमाउंट सिस्टम में जी। वापस आया है। चाहे वो वापस आया। बैंक्स को आया है, चाहे वो ट्रेड क्रेडिटर्स को आया है, पहली बात। दूसरी बात, अगेन लोगों की मानसिकता, पहली बार अब ये लगने लगा है कि नहीं, नाउ आई कांट टेक द बैंक्स फॉर ग्रांटेड, आई कांट टेक और माय ग्रांटेड। क्रेडिटर्स फॉर ग्रांटेड। मुझे शायद ऐसे कुछ कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं जो मैं नहीं करना चाहूँ, तो इट्स राइट। बेटर आई सेट। सो ये जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन आ रही है अभी, शायद इसे और सीमेंट होने में और स्ट्रांग होने में कुछ समय और लगेगा, लेकिन आने वाले समय के लिए, जो हम एक विकसित भारत की बात करते हैं, हम एक ऐसे भारत की बात करते हैं जहाँ चीजें और बहुत स्ट्रीमलाइन होंगी, हम एक वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज बन चुके हैं, वर्किंग यस। टुवर्ड द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमीज वर्ल्ड, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की हम बात करते हैं। इन सब चीजों में ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन को ये कानून एक तरह से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कह लीजिए, उसको लेके आ रहा है। तो मैं बोलूंगा ये 2 या 3 चीजें इसके इंपॉर्टेंट गेम चेंजेस हैं। ऑफकोर्स बहुत सारी और चीजें हैं, बट हाँ, ये 2 या 3 चीजें इसके क्रूशियल, मैं बोलूंगा एटलीस्ट सक्सेस पॉइंट्स रहे हैं जो लोगों को जानना चाहिए। तो जैसे हम कहते हैं अक्सर कि इम्प्लीमेंटेशन इज द की, और जैसा आपने आंकड़ों के साथ बताया कि बिकॉज प्रमोटर्स के सबसे बड़े एक माइंडसेट चेंज हो रहा है, क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि आप ऐसे बच नहीं सकते। यू कांट जस्ट ब्राइब योर वे आउट, जैसा अक्सर पहले होता था। बहुत ये माना जाता था कि कुछ प्रॉब्लम है तो ठीक है, खिला के रफा दफा करो। वो चीज नहीं है। और अक्सर जैसे बैंकिंग के लिए कहा जाता है कि अगर आप 10,000 रुपया लेते हैं तो आपकी प्रॉब्लम है, अगर आप 10 लाख लेते हैं तो वो बैंक की प्रॉब्लम है। तो वो जो एक माइंडसेट, जिसको हम आमतौर पर लोग एक जोक की तरह समझे, लेकिन ये वास्तव में बहुत बड़ी सच्चाई है बैंकिंग के लिए। तो वो माइंडसेट चेंज की, पैसा तो अब बैंक की प्रॉब्लम है आएगा, तो कहीं ना कहीं जैसा कानून का डर आप कह सकते हैं, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, लॉ इन्फोर्स हो रहा है। तो वो एक बहुत बड़े, जैसा आपने कहा कि गेम चेंजर बन रहा है, कि और जितनी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स भी हो रही हैं, तो जो जो सेटलमेंट्स होती हैं उसमें एक, जैसे आपने बुक में लिखा था कि एक इसका फोकस साथ में रिवाइवल्स ऑफ इट द बिजनेसेस भी है। तो अगर कोई बिजनेस के साथ चैलेंज है और वो लोन नहीं रीपे कर रहा, एक तो ऑप्शन हो कि आपने लिक्विडेट कर दिया, कि अब जो भी बचा है बैंक उसमें से जो भी मिला, अगर 1 करोड़ में उससे चाहे 20 लाख मिले, जिसे हम आई थिंक हेयर कट बोलते हैं बिजनेस टर्म्स में, कि उसने 80% हेयर कट लिया, 1 लाख आउटस्टैंडिंग था, उसको 20,000 मिला, तो बैंक ने कहा कि चलो कुछ ना से कुछ बेहतर है। तो ये तो हो गया लिक्विडेशन के केस में या सेटलमेंट। तो जो रिवाइवल पर फोकस है, कि एक एस्पेक्ट ये भी है कि वो बिजनेसेस को इस नजरिए से भी देखा जाए कि अगर वो बिजनेस रिवाइव हो जाता है, कुछ बेटर शेप में आ जाता है,
और आप उस बिजनेस को चला सकते हैं, या इस लायक हो जाए कि कुछ एक्वायर कर ले, जैसे भूषण स्टील को टाटा स्टील ने एक्वायर कर, ऐसे तमाम केसेस हैं। तो ये जो रिवाइवल वाला जो फोकस है, वो आपके हिसाब से कितना कारगर सिद्ध हो रहा है, या ये सिर्फ उस प्रोसेस को एक्सपीडाइट कर रहा है, तेज कर रहा है कि ठीक है आपने कंपनी बेच दी और बैंक्स को जल्दी रिकवरी हो गई, तो ये कैसे प्ले आउट हो ये आपने बहुत क्रूशियल सवाल पूछा है। इसके इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में मेरे कुछ थोड़े एक मैं क्या कैसे कहूँ इस चीज को, मेरे कुछ कंसर्न्स हैं। मैं ये तो नहीं रहा है? बोलूंगा नेगेटिव व्यूज है, लेकिन कुछ कंसर्न्स हैं। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि रिवाइवल ऑफ कंपनीज इस कानून के प्रियम्बल में ही लिखा है कि वो इसका बहुत इंपॉर्टेंट इंटेंट है। लेकिन राइट। कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, और अगेन इसको अब हम इसको एज अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट हम बैंक्स के अगेंस्ट नहीं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। उनकी भी अपनी कुछ एक बैकग्राउंड रही है, उनके अपने राइट। कुछ पेन पॉइंट्स रहे हैं पिछले 10-15 साल में जहां उनको कुछ नहीं मिला है। तो उनकी अभी भी अप्रोच कई केसेस में ऐसा हमने देखा है, उनका ज्यादातर अप्रोच ये होता है कि हमें रिकवरी में क्या मिल जाए, कैसे मिल जाए, क्या कैसे क्या हो जाए, जल्दी से जल्दी हो जाए। रिवाइवल पे कई बार फोकस कम होता है और रिकवरी पे ज्यादा होता है। ये भी एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि बात हमेशा ये आती है कि कितनी कम क्या अमाउंट रिकवर हो, 3 लाख करोड़, 13 लाख करोड़, जो भी अमाउंट। तो सवाल ये है कि कंपनियां रिवाइव हो रही हैं या सिर्फ रिकवरी के लिए यूज हुआ जा रहा है। अब यहाँ पर अब जरूरत है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो डिसीजन मेकिंग बॉडी बन जाती है इसकी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के नाम पे, जी। उनमें अब ये मैच्योरिटी लाई जाए कि आप सिर्फ इसको एक रिकवरी मैकेनिज्म, एक्सपेडाइट यस। हो गया, जल्दी आ गया, उसको वैसे ना देखें, लेकिन उसको आप रिवाइवल का एक एंगल भी दें। अगर आपको शायद थोड़ा हेयरकट भी लेना पड़ रहा है, आपको थोड़ा पैसा, अब जैसे आपके पास आपके सामने दो दो आपके सामने प्रपोजल है, मैं रेजोल्यूशन प्लान्स में कोशिश कर रहा हूँ टेक्निकल वर्ड्स ना यूज करूँ, टेक्निकल टर्म रेजोल्यूशन प्लान जी। है, मैं उसको दो जी। फाइनेंशियल प्रपोजल्स कहूंगा। एक फाइनेंशियल प्रपोजल कहता है कि हम कंपनी को 2 साल में या 3 साल में रिवाइव करेंगे और वो पैसा आपको 3 साल में मिलेगा, मिलेगा। लेकिन वो ज्यादा मिलेगा और कंपनी को रिवाइव भी करेगा। लेकिन कुछ एक दूसरा प्रपोजल ऐसा कहता है कि हम आपको पैसा कमती समय में देंगे, शायद शायद अमाउंट कम हो लेकिन कमती समय में दे पाएंगे, क्लोज कर पाएंगे। और कई बार ये भी होता है कि इस फ्रे में जो एमएसएमई कंपनीज हैं इस रेस में, जी। प्रमोटर का भी प्लान आता है। टिपिकली जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स होती है उनको ये देखना चाहिए कि हाँ रिकवरी हो रही है, लेकिन साथ में रेजोल्यूशन का बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। क्योंकि वो देखिए कौन सा है? आपको ये समझना पड़ेगा कि आप एक, जैसे इंग्लिश में हम एक टर्म कहते हैं फाइड्यूशियरी ड्यूटी, आप एक यस। ऐसे ड्यूटी प्ले कर रहे हैं जहां पर और भी बहुत सारे स्टेक होल्डर्स की का फेट आपके हाथों में है। तो इसलिए उनको ये एस्पेक्ट भी कंसिडर करना चाहिए कि रेजोल्यूशन हो रहा है या नहीं, या फिर हम सिर्फ एक रिकवरी की तरफ देख रहे हैं, जो कि अभी ज्यादातर केसेस में ये देखा जा रहा है कि जिस प्लान में पैसा जल्दी मिल रहा है या जिस प्लान में पहले जल्द मिल रहा से है। जल्द मैटर क्लोजर है, वो एग्जिट करना चाहते हैं और एग्जिट वो करना कैश चाहते अपफ्रंट लेके मैक्सिमम या शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन में करके एग्जिट करना चाहते हैं। तो यहाँ अब जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है, थोड़ा अब उनको भी मैच्योर फर्दर होना पड़ेगा। रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बहुत अच्छा जजमेंट दिया है जहां उन्होंने कहा है कि एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए और कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, क्योंकि बाकी काफी स्टेक होल्डर्स है, उनके ऊपर कोई ना कोई ऊपर एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, अथॉरिटी है उनको हैं। जी। गवर्न करने के लिए इसी कानून के अंदर। लेकिन कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, क्योंकि उनके ऊपर एक बहुत बड़ा उनको एडवांटेज मिलता है अंडर द वर्ड कमर्शियल विजडम। ये कहे काफी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है काफी जजमेंट्स में हम्म। कि देखिए जी। उनकी कमर्शियल विजडम को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, और उसमें जो कोर्ट है एनसीएलटी, उनका जुडिशियल इंटरवेंशन भी कम से कम होना चाहिए। देखिए राइट। सुप्रीम कोर्ट के बोलने का रीजन ये है कि हाँ, अगर आप हर केस में अलाउ कर देंगे जुडिशियल इंटरवेंशन, फिर वो लिटिगेशन चालू हो जाएगा और फिर इट्स गोइंग टू बी एन अनएंडिंग प्रोसेस। लेकिन ये बिल्कुल। भी समझना पड़ेगा कि कमर्शियल विजडम के अंडर में या उस बैनर में ऐसा ना हो कि किसी और के साथ अन्याय हो रहा। बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। तो हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इट्स टाइम कि इस चीज को भी किया जाए। करीबन 900 कंपनियों का रिवाइवल हुआ है।
करीबन 2400 कंपनियां लिक्विडेशन में गई हैं। और देखिए लिक्विडेशन भी, मैं ये चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि लिक्विडेशन अब एक नेगेटिव टर्म की तरह आप उसे नहीं देख सकते हैं। द ब्यूटी ऑफ दिस लॉ है लिक्विडेशन में भी देयर आर डिफरेंट वेज इन विच आप कंपनी के एसेट्स को स्टैंड अलोन बेच सकते हैं, बिजनेसेस को अलग अलग वर्टिकल्स को आप डिस्पोज कर सकते हैं, राइट, आप स्कीम ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम लेके आ सकते हैं, वही रेजोल्यूशन प्लान को एक स्कीम के रूप में ला सकते हैं। तो लिक्विडेशन का मतलब बस ये नहीं है कि कंपनी का ऑपरेशंस बिल्कुल बंद हो गया, क्लोज हो गया। इनफैक्ट लिक्विडेशन एज अ गोइंग कंसर्न भी एक ऑप्शन होता है, जो चलती हुई कंपनी को आप लिक्विडेट कर दो। तो उसे उसका ब्लाइंड मतलब ये नहीं कि लिक्विडेशन का ऑर्डर पास हुआ और उस दिन कंपनी पे ताला लग गया। तो ये भी चेंज हो रहा है, ये सारी चीजें चेंज हो रही है। और जब हम बात करते हैं रिवाइवलिज्म की, तो जैसा आपने कहा कि करीब 900 केसेस ऐसे हैं रिवाइवल के और 2400 लिक्विडेशन के। तो जैसा कि अभी हम देखते हैं कि लिक्विडेशन एक ज्यादा प्रेफर्ड मेथड है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जो लिक्विडेशन में एक, क्योंकि बैंक्स क्रेडिटर्स को अपना पैसा चाहिए, तो वो जैसा आपने कहा प्रेफर करेंगे कि क्या उनको जल्दी मिल सकता है। लेकिन जब हम कहते हैं कि आईबीसी एक टाइम बाउंड है कि आपने इतने दिनों के अंडर उसका रिजोल्यूशन, उसका सोल्यूशन निकालना है, तो जब आप रिवाइवल की बात करेंगे और रिवाइवल पे अगर पार्टीज एग्री करती हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं एक टाइम पीरियड को लेंगी कि हम 2 साल में या 3 साल में। तो वो जो पीरियड रहेगा, कुछ वो दोनों पार्टीज एग्री करेंगे कि हम 3 साल में हम कुछ बिजनेस टर्न अराउंड करेंगे या कुछ ऐसा करेंगे जिससे उनको ज्यादा पैसा मिले। तो क्या वो एंटायर पीरियड आईबीसी के परव्यू में आता है? अब सपोज उन्होंने 2 साल पे एग्री करा और उनको 2 साल में कुछ ऐसा होता नहीं दिखा और 3 साल उनने 1 साल और वेट कर लिया बैंक कि चलो 2 नहीं तो 3 में। तो जैसे ये टाइम पीरियड बढ़ता है कि ये सब आईबीसी के ही परव्यू में रहेगा या क्रेडिटर्स को लगे कि 3 साल हमने दिए भी और कुछ हमें प्रैक्टिकल यूज तो इसका मिला नहीं, तो अगेन वो अ, फिर लिक्विडेशन को ही प्रेफर करेंगे। तो ये कहाँ पे फिट होता है जो ये टाइम पीरियड है? तो इस टाइम पीरियड को आपको देखना पड़ेगा। देखिए जिस दिन से एनसीएलटी जो कोर्ट है, जो एक प्लान को अप्रूव करता है, एक रेजोल्यूशन प्लान या रिवाइवल प्लान, आप जिस जो भी कह लें उसे, वो जिस दिन से उसे अप्रूव करता है, ये जो समय है 2 साल 3 साल 5 साल का जो भी समय है जहां टर्न अराउंड होना है, बिजनेस को रिस्ट्रक्चर होना है, वो समय तब से दिया जाता है। और ये 330 दिन के फ्रेमवर्क में नहीं आता है। 330 दिन या जो एवरेज 550-600 दिन लग रहे हैं, ये है टू अराइव अप टू अ डिसीजन कि आप लिक्विडेट कर रहे हैं या रेजोल्यूशन कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन अप्रूवल हो गया प्लान का, हाँ ये होता है कि कुछ केसेस में कि 2 साल का पीरियड है लेकिन 2 साल में प्लान इंप्लीमेंट नहीं हो सका, तो फिर इन दो केसेस कंपनी को लिक्विडेशन में फिर डाला जाता है। वो वैसे भी सिचुएशंस आई हैं, बट बाय एंड लार्ज ये देखा गया है कि जो कंपनीज के रेजोल्यूशन प्लान्स अप्रूव किए गए हैं, मेजॉरिटी हैव बीन इम्प्लीमेंटेड आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड। ऐसे कोई लिमिटेड केसेस ही हैं जहां अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान हुआ लेकिन फेलियर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान को सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, टाइमलाइंस में कुछ हो गया, कुछ ऐसा हो गया, तो फिर कंपनी को लिक्विडेशन में डाला जाता है। और इसका इम्पैक्ट हुआ था कोविड के समय काफी कुछ, क्योंकि काफी प्लान्स वो ऑब्वियसली, क्योंकि 1.5-2 साल हमें एक तरह का समझ लीजिए आप कुछ काफी एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी पे एक एक तरह का पॉज लग चुका था। तो ऐसे सिचुएशंस थी और वहां पर भी ट्राइब्यूनल्स ने, एनसीएलटी ने एक प्रैक्टिकल अप्रोच लिया कि नहीं ठीक है, वो समय को हम एक्सक्लूड करते हैं अगर, लेकिन वहां ये इंपॉर्टेंट होता है कि देखिए एंड ऑफ द डे दोनों स्टेक होल्डर्स, अगर आप प्योरली लॉ से जाएंगे, लॉ के एंगल से बात करेंगे, तो फिर आप यही कहेंगे कि नहीं वो तो समय निकल गया, मुझे उससे मतलब नहीं है, प्लान इंप्लीमेंट नहीं हुआ, चाहे कोविड हो चाहे ना हो, और उसको आप लिक्विडेट करें। अब वहां पर इट इज फॉर दी पोटेंशियल एक्वायरर, जिसे आप रेजोल्यूशन एप्लीकेंट कहते हैं, वो कैसे समझा सकता है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है या जो उस समय उसको टिपिकली मॉनिटरिंग कमिटी कही जाती है, अप्रूवल से लेके इम्प्लीमेंटेशन क्लोज होने तक। ये मॉनिटरिंग कमिटी में जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं उनके भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वहां इस चीज को कैसे डिस्कस किया जा सकता है ताकि वो सिचुएशन ना आए कि आप कंपनी को लिक्विडेशन। तो ये जो बिल है, ये जो लॉ है, इसको अगर जैसा मैंने आपकी बुक से समझा, ये कुछ हद तक या काफी हद तक मैं कहूंगा, जो मैंने समझा कि थोड़ा सा लगता है मोर इन फेवर ऑफ द क्रेडिटर्स, यानी कि जो
बैंकर्स जैसे होंगे जो बेसिकली पैसा लोन पे दे रहे हैं, जो क्रेडिटर्स आप कहते हैं या लेंडर्स कहते हैं। और इसके साथ साथ एक होते हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, जो बेसिकली आपको सामान सप्लाई करते हैं उधार, जो गुड्स रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं आमतौर पे ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। और खासतौर पर छोटे बिजनेसेस में ये उधारी पर, जिसे हम कहते हैं, बिजनेस बहुत चलते हैं कि बहुत सा सामान उठाते हैं उधार पर, आगे देते हैं। और इस लॉ को अगर समझें तो ऐसा लगता है कि ये ज्यादा इन फेवर ऑफ क्रेडिटर्स है। तो जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं उनके लिए आपका क्या व्यू है कि इस लॉ में उनको किसके एक रॉ डील दी गई है जिसे हम कहते हैं, ये तो प्राइमरीली बैंकर्स के लिए लोन रिकवरी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। अब आप ऑपरेशनल क्रेडिटर हैं, यदि आपने किसी को सामान दे दिया 50 लाख 60 लाख का, आपके लिए कुछ बचा नहीं खास। और जैसा कुछ डेटा सा भी मैंने समझा था कि रिलेटिवली उनको जो रिकवरी उनके पर्सपेक्टिव से हुआ है बहुत मामूली सा रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इज इट मोर इन फेवर ऑफ द बैंकर्स एंड लेस फॉर ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, ये कैसे? जी, अगर मैं एक 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 वर्ड में अगर आपका जवाब दूं तो आंसर है यस, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ हमें दोनों पर्सपेक्टिव समझना पड़ेगा, क्यों ये उनके फेवर में है। फिर मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि कहाँ ऑपरेशन क्रेडिटर्स को कितना नुकसान हो रहा है और क्या चैलेंजेस उन्हें फेस करना पड़ रहा है। जी देखिए, जब ये लॉ आया उस समय हमारे एनपीए की पोजीशन काफी खराब थी। जी। ग्रॉस एनपीए करीबन 11 से 12% के आसपास था। यस। 2016-17 में एवरेज उतना ही सब। चल रहा था। और 2023 के 31 मार्च को जो डेटा आया था, तो वी हैड जस्ट पेग्ड बिलो 4%। तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर था। अगेन यस। आप 12% से 4% पे आ गए। तो उस समय के लिए इस कानून का फोकस यही था कि एनपीएस को कैसे कम किया जाए। जो बड़े बड़े जो हमारे अकाउंट्स थे, जिसको हम इनिशियली डर्टी डजन के नाम से जानते हैं, उसके बाद में बाकी 10-15 कंपनी और आई, उनका मैच कैसे क्लीन अप किया जाए। लेकिन उसके प्रोसेस में, जैसा आपने सही कहा, जब इस लॉ का इम्प्लीमेंटेशन चालू हुआ, इम्पैक्ट ये हुआ कि ये जो रिवाइवल प्लान्स या रेजोल्यूशन प्लान्स होते हैं, इनमें प्राइमरी फोकस यही होता है कि क्योंकि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में भी ये लोग ही बैठते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स। तो जो ऑपरेशनल ट्रेड क्रेडिटर है, जिसने अपना कुछ सप्लाई किया है, गुड्स या सर्विसेज, उनको बहुत छोटा परसेंटेज, कई बार जीरो मिलता है, कई जी बार एक टोकन 5-10-15%, 5-7%, 10%। एक आध रेयर केसेस होंगे या बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जहां उन्हें सब्सटैंशियल अमाउंट मिलता है, 60-70% या उससे ऊपर। तो ये जरूर उनके लिए एक चैलेंज है। अब कानून का स्ट्रक्चर इस तरीके का है कि जो इसे आप वाटरफॉल मैकेनिज्म करते हैं, कहते हैं जी। कि पैसा ऑपरेशन क्रेडिटर तक तभी पहुंचेगा जब कुछ बचेगा। और वो बचे। टिपिकली लास्ट लास्ट सिचुएशन में आते हैं, लास्ट रो में आते हैं उस मैकेनिज्म, उस वाटरफॉल में। तो देयरफॉर डेफिनेटली उनके लिए ये एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन भी है। और आप मान के चलिए कि एक ऑपरेशन क्रेडिटर है जिसका पैसा ऐसे 5-7 कंपनीज में ड्यू है, और उन्हें अगर हेयर कट्स हर जगह मिल रहे हैं 80%, 90%, 95%, कल हो सकता है वो कंपनी खुद इंसॉल्वेंसी में चली जाए। जी तो यहाँ कहीं ना कहीं अब एक जरूरत है, और जहां मुझे अब लगता है कि अब गवर्नमेंट को इस बारे में जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसने भी एक दो बार अपनी चिंता जाहिर की है। और कहीं ना कहीं ये इम्पोर्टेंट है कि अब देखिए, इस कानून हर चीज का एक हमारे देश में एक चैलेंज रहा है कि कानून आते हैं, लेकिन उनका कोई जिसे हम क्या बोले, मैं इसका ये तो नहीं बोलूंगा कि उसका क्लोजर डेट या टर्मिनेशन डेट हो, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। बस कानून आते हैं, आज भी बहुत पुराने कानून काफी चल रहे हैं। ये तो अच्छी बात है कि जी। सरकार काफी कानून को अब अपग्रेड कर रही है, अपडेट कर रही अपग्रेड है। कर रही है। करीबन हाँ 1200-1300 कानून ऐसे हैं जो बिल्कुल इररिलेवेंट थे, उन्हें स्क्रैप कर दिया गया। जी काफी माइनर ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज किए गए, क्योंकि हम इंडिया को एक ग्लोबल इन्वेस्टर डेस्टिनेशन के एंगल से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो इस कानून में भी अब ये समय शायद, अब मेरे हिसाब से तो ये समय आ गया है कि अब हम ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के लिए भी कुछ न कुछ सेफगार्ड लेके आए। जैसे होम बायर्स थे, उनके लिए पहले कुछ जी। सेफगार्ड नहीं था, फिर धीरे धीरे उनको फाइनेंशियल क्रेडिटर का स्टेटस मिला, फिर आज के दिन वो बहुत बेटर प्लेस्ड है। उनकी बेटर अपनी एक प्लेस। से होती है, जहां पर भी होम बायर्स इन्वॉल्व है वहां एक से होती है। उसी तरह आई थिंक ऑपरेशनल क्रेडिटर्स का भी अब ये समय है कि इस कानून को एक बार रीलुक किया जाए कि उनको कैसे हम प्रोटेक्ट किया, उनको कैसे सरकार प्रोटेक्ट कर सकती है, उनको क्या कुछ मिनिमम परसेंटेज मिल सकता है, या उनका भी कुछ से हो
कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में कुछ प्रो रेटा, दैट कैन बी ऑलवेज डिस्कस। देखिए ये भी आपको अप्रिशिएट करना होगा एज फार एज द गवर्नमेंट इज कंसर्न, इस पर्टिकुलर कानून में सरकार काफी काफी प्रोएक्टिव रही है। जी इसने 7 साल 8 साल में बहुत सारे अमेंडमेंट्स देखे हैं कोड ने भी, और जो सपोर्टिंग उसके रेगुलेशंस होते हैं, जब 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 उनको लगा कि नहीं उनमें कुछ चेंजेस लाना है, होम बायर्स को इंक्लूड करने की बात फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं, या कोई भी और सिग्निफिकेंट चेंज, एमएसएमई प्रमोटर्स के लिए आप कुछ, या सबसे पहले डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कौन कंपनी को एक्वायर कर सकता है कौन नहीं, फिर वहां जब एमएसएमई के प्रमोटर सफर कर रहे थे उनके लिए रिलैक्सेशन लाना, तो बहुत सारे सिग्निफिकेंट चेंजेस आए हैं, लेकिन अब इस एंगल पे भी देखना जरूरी है। जी। तो एक मैं आपने बिल्कुल ऑपरेशनल क्रेडिटर की बात करी थी, और जैसा कि आपने बुक में भी जिक्र करा कि अ, खास तौर पर छोटे बिजनेसेस में ये भी होता है कि ये जो हमारा जो डीलिंग्स होती हैं ये बहुत बार बिना किसी पेपर वर्क के होती हैं। ऐसे बहुत से इंस्टेंसेस रहते हैं, भरोसे पर बिजनेसेस चलते हैं, और आप कई बार इवन बिजनेसेस खुद जस्ट टू अवॉइड टैक्सेस और पूरी ट्रांजैक्शंस को नहीं पेपर वर्क में लाते। तो वो भी साथ में एक चैलेंज जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। देन उसके साथ साथ जो क्रेडिटर्स की आपने बात करी, तो एक हमारे होते हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर जो सिक्योरिटी रखते हैं, जैसे कार लोन हो गया कि आप कार सिक्योरिटी, आपने लोन नहीं दिया तो बैंक आपकी कार ले जाएगा। ऐसे अनसिक्योर्ड लेंडिंग बहुत है कि आपको सिक्योरिटी नहीं रख रहे, तो अब अगर आपका पैसा नहीं मिल रहा तो आपके पास कुछ रिकोर्स नहीं है कि भाई मैं कुछ चीज उठा के नहीं ले जा सकते। तो क्या ये साथ के साथ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, देन उसके साथ साथ जो मैंने कहा कि बहुत से क्योंकि बिजनेसेस ऑन पेपर नहीं हो रहे खास तौर पे ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, तो विल दीज स्टेप्स लीड टू मोर लाइक फॉर्मलाइजेशन और मोर ट्रांसपेरेंसी इन द बिजनेसेस? क्योंकि अगर कल को कुछ है तो उनको है कि पेपर वर्क चाहिए, तो क्या आपको लगता है कि दीज स्टेप्स और दीज लॉज विल हेल्प और ज्यादा फॉर्मलाइजेशन और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी बिजनेसेस में? मुझे उम्मीद तो ये है, डेफिनेटली उम्मीद है। और आप जो बात आपने कही ये बात, ये मैंने अपने बुक में भी काफी कई कई जी जगह प्रैक्टिकली जी कवर किया है। जी मैंने जी। सजेशंस भी दिए हैं राइट। स्पेशली स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को, क्योंकि यस। ये मेरा खुद का अनुभव रहा है ग्राउंड लेवल पे कि जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस होते हैं उनका फोकस होता है बस बिजनेस पे, आप ऑर्डर यस। कैसे प्रोक्योर करें और यस। मटेरियल कैसे सप्लाई करें। यस। कंपटीशन ऑलरेडी मार्केट में बहुत है, उनके लिए बिजनेस मिलना ही एक चैलेंज है। तो चैलेंज हो उनको इसके ऊपर अपने आप को सिक्योर करना, मतलब वो कई जगह पोस्ट डेटेड चेक्स तक नहीं ले पाते हैं जाए। जो राइट। जो बायर है उससे, और पेपर वर्क उनका बहुत वीक होता है। ठीक होता है। तो इन सब चीजों को हमने बुक में भी कवर किया है, लेकिन इस चीज को मैं हर बार एम्फसाइज करता हूँ, और मैं होप करता हूँ कि इस पॉडकास्ट से अगर कुछ स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस भी इस एस्पेक्ट को ले सकें एज अ टेक यस। अवे, वो मेरे लिए आई विल बी वेरी हैप्पी इफ दैट हैपेंस। कि अब राइट। समय ये बदल चुका है, बदल नहीं रहा है, बदल चुका है, मिल चुका कि है। अगर आपका पेपर वर्क क्लियर नहीं है तो आप फिर ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आपको कोई कोर्ट्स में या कोई भी लीगल रेमेडी मिले। खाली अब मैं नहीं आईबीसी हेल्प की नहीं। बात नहीं कर रहा हूँ। जी। अगर आप जैसे 1 लाख से 1 करोड़ का थ्रेशोल्ड हो गया, तो जो 5 लाख 10 लाख 15 लाख का जो क्लेम करना चाहते हैं, एमएसएमई काउंसिल जाएं, आप समरी सूट फाइल करें। एंड ऑफ द डे आपके लिए पेपर वर्क इंपॉर्टेंट है, तो इम्पोर्टेंट। इट्स बेस्ट, हाँ इट्स बेस्ट कि आप अपने पूरे पेपर वर्क को मेंटेन करें तरीके से, जो भी आपका लेजर हुआ, अकाउंट्स हुआ, जीएसटी स्टेटमेंट्स हुए, ये सब चीजें हुई। अगर हो सके तो समय टू समय आप चाहे क्वार्टरली बेसिस पे करें, 6 महीने में एक बार करें, एक कंफर्मेशन ऑफ बैलेंस लें अपने जो एटलीस्ट मेजर टॉप 5 टॉप 7 आपके जो कस्टमर्स हैं उनसे, ताकि आप कहीं ना कहीं कुछ हद तक अपने आप को सेफ गार्ड कर रहे हैं। नहीं तो यस। इट्स इजी टू रेज अ डिस्प्यूट एट अ लेटर पॉइंट इन टाइम। जो मैं इफ आई एम अ बायर, इफ आई एम अ कंज्यूमर, और इफ आई एम अ बिग कंपनी और फैक्ट्री व्हिच इज बाइंग, मैं सामान खरीद रहा हूँ आपसे, और जब मैंने मुझे लगता है कि अब मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी बिगड़ रही है और मैं आपको पेमेंट नहीं दे पा रहा हूँ, तो मैं शायद आराम से डिस्प्यूट्स क्रिएट कर सकता हूँ कि आपके मटेरियल का यस। क्वालिटी अच्छा नहीं था या थिंग्स लाइक दैट। सो उन चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना, उन चीज़ों को टाइम टू टाइम इंश्योर करना कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको उसी समय क्लियर करके रिकंसाइल करके अपने आप को सेफगार्ड करना, ये ज़रूरी है। जस्ट जरूरी। जैसे बिज़नेस फ्रेटर्निटी ने अपने आप को जीएसटी के साथ कैस 2 बहुत सारे जीएसटी के बारे में भी एक ये आता है, हालाँकि उस सब्जेक्ट का मैं उतना ये नहीं हूँ, नॉट एन एक्सपर्ट इन दैट सब्जेक्ट, लेकिन इतना ज़रूर है, लोग कहते हैं कि कंप्लायंसेस बढ़ गए, बहुत सारे फॉर्म्स फाइल जी। करने कर पड़ते हैं और वो सारी चीज़ें होती हैं। तो
अल्टीमेटली बिजनेस करने के तरीके में चेंज आया है, वैसे ही यहाँ पर पेपर वर्क में आपको करना होगा। और जो काम आप जो बुक्स के बाहर अगर आप बिजनेस करते हैं, वो तो वैसे भी देखिए इट्स इलीगल। और फिर तो आप फिर बेसिकली आप रेमेडी वैसे भी इट्स आउट ऑफ क्वेश्चन कि आप रेमेडी एक्सपेक्ट करें। तो आपने जो ये 1 लाख और 1 करोड़ वाली बात कही, तो अगेन जैसा आपने बुक में मेंशन करा, तो इस पे मैं जानना चाहता था कि थ्रेशोल्ड गवर्नमेंट ने स्टार्ट करा 1 लाख से, और आई थिंक कोरोना टाइम में उसको एकदम से 1 करोड़ कर दिया। तो इस पे मैं समझना चाहता था कि ये क्या 1 लाख का फैसला शुरुआत में गलत था, या क्या 1 करोड़ जैसा अमाउंट ही सही अमाउंट था जो उन्होंने इंट्रोड्यूस करा, एकदम सही करा? और अब जबकि वो 1 करोड़ है, तो जो 1 लाख से 1 करोड़ के बीच में जो है, और मेरा मानना है कि काफी होंगे, और यदि आप कुछ उसके बारे में डेटा दे सकेंगे, ऐसे कितने केसेस, उनके लिए क्या रिपोर्ट्स है? देखिए, जो 1 लाख का जो इंट्रोडक्शन हुआ था, वो एक तरह से हमारे जो कंपनीज एक्ट में वाइंडिंग अप का जो सेक्शन था, वहाँ 1 लाख का थ्रेशोल्ड था। तो मेरे ख्याल से शुरुआत वहां से की गई कि चलो हमारा एग्जिस्टिंग कानून है, वहीं से हम डिफॉल्ट के अमाउंट को शुरुआत करते हैं। लेकिन ये भी देखा गया 2017 से, जब 2016 में ये कानून आया, 2016 एंड दिसंबर जनवरी से केसेस, 2017 से केसेस स्टार्टेड गेटिंग हर्ड। ये 2-2.5 साल में बहुत सारे ऐसे छोटे क्रेडिटर्स हैं जिनके लिए अच्छा था, वो केस फाइल करते थे कोर्ट में, एनसीएलटी में, और 10 लाख, 5 लाख, 8 लाख के लिए, और कंपनी आके सेटलमेंट करती थी आउट ऑफ कोर्ट, तो उनके लिए प्रोटेक्शन था। लेकिन ये एक मिसयूज भी बन रहा था। देखिए, आप ये समझिए कि अगर आप एक एसएमई हैं, और या फिर आप एक मीडियम और लार्ज एंटरप्राइज, मीडियम एंटरप्राइज के स्केल में ऑपरेट कर रहे हैं, जहां आपका बिजनेस ऐसा है जहां आपको काफी पेबल्स होते हैं, अगर ऐसे 10 क्रेडिटर्स ने आपको पैरेलली फाइल करके प्रेशराइज किया, तो आप शायद सबके पेमेंट्स न दे पाए। तो कहीं ना कहीं ये जरूरत तो थी कि नहीं, ये 1 लाख का जो थ्रेशोल्ड था, मैं ये नहीं बोलूंगा गलत था, स्टार्टिंग पॉइंट था वो, कंपनीज एक्ट से लाया गया। लेकिन हाँ, इसका कई जगह ये मिसयूज होने लगा कि चलो 1 लाख रुपए का ही हमें थ्रेशोल्ड है, फाइलिंग फीस वगैरह कम है, कोर्ट फीस बहुत बेसिक है, 2,000 रुपए है ऑपरेशन क्रेडिटर के लिए आपका कोर्ट फी, जो ऑफिशियल कोर्ट फी है। चलो फाइल करने में डाउन साइड क्या है, आई हैव लेस टू लूज, ठीक है, कुछ हमें कुछ कॉस्ट बेयर करने पड़ेंगे, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के लीगल कॉस्ट। तो इसका कुछ कुछ हद तक मैं बोलूंगा कि कंपनीज पे नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ना चाहिए। हाँ, ये भी बात सही है कि 1 करोड़ का जो थ्रेशोल्ड जो चेंज हुआ सडनली 1 लाख से 1 करोड़ कोविड के टाइम पे, दैट वाज मोर ऑफ आई वुड से, कहीं ना कहीं शायद वो एक नी जर्क रिएक्शन था, या वो एक ऐसा रिएक्शन था जो लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया, क्योंकि उसके पहले जो इंसॉल्वेंसी लॉ कमेटी में जो डिस्कशंस हो रहे थे, वो 25 से 50 लाख के थ्रेशोल्ड की बात चल रही थी कि आप 25 लाख करें या 50 लाख करें। तो उस एंगल से अगर आप देखें तो हाँ, 1 करोड़ जरूर थोड़ा थ्रेशोल्ड हायर साइड पे लगता है। लेकिन जब अब आप देख रहे हैं कि इस कानून का जो इम्पैक्ट हो रहा है, तो इज इट राइट फॉर अ कंपनी बिलो, इज इट राइट फॉर क्रेडिटर जिसका अमाउंट 1 करोड़ से कम है, शुड दैट क्रेडिटर अप्रोच एनसीएलटी, उसे करना चाहिए क्या, उसे वो लीवेज देना चाहिए? ये बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि इसके रिपरकशंस देखिए, आप अपना सपोज आज के दिन ये 1 लाख से 10 लाख किया जाता है, या 1 लाख से 20-25 लाख भी किया जाता है, आप अपने 28-30 लाख रुपए के लिए आपने केस फाइल कर दिया। लेकिन अगर उस समय उस पर्टिकुलर कंपनी की पोजीशन नहीं है, ऐसे 2 केसेस या 3 केसेस फाइल हो गए, उसकी पोजीशन नहीं है कमिट कर पाने की, कंपनी इंसॉल्वेंसी में जाती है, पूरा एक प्रोसेस रन होता है। अब ये समझिए कि इसका सिस्टम पर भी बहुत भार होता है, जब ऐसे सिस्टम पर लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर और जुडिशियरी है, उनको फिर पूरा प्रोसेस रन करना होता है, जबकि कंपनी शायद हो सकता है एक्चुअली फाइनेंशियली सिक ना हो, कैश फ्लोस के कुछ टेम्पररी चैलेंजेस हो, कुछ उस साल 1-2 साल वैसा थोड़ा लो जा रहा हो उनका। तो इसलिए गिवन द सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस इस कानून के, शायद 1 करोड़ का अब एक एस्टैब्लिश हो चुका है, और वो जिस क्रेडिटर का 1 करोड़ से ऊपर का अमाउंट है, वो भी जानता है कि इसका क्या इम्पैक्ट है, और शायद फिलहाल दैट सीम्स टू बी वर्किंग। रही बात आपके जो सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन कि 1 लाख से 1 करोड़ वाले वो क्या करें, उनकी वो कितने केसेस है, देखिए वो डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि उस रेंज में ऑब्वियसली बहुत होंगे, मतलब डेफिनेटली ऐसे अगर वो 1 लाख ही होता तो शायद अभी तक नंबर ऑफ फाइलिंग्स वुड हैव क्रॉस्ड बियॉन्ड, आई वुड से 2-3 लाख केस, या 1.5 या 1.5 से 2 लाख केस,
जो कि अभी रिलेटिवली कम है, 28-30 हजार केसेस के अंदर रहे हैं एज ऑन अगस्त 2022 का जो डेटा था कि कितने केसेस फाइल हुए हैं टोटल आईबीसी के अंदर। देखिए, इनके लिए आज के दिन ये मैं मानता हूं कि आईबीसी एक रिलेटिवली फास्टर मैकेनिज्म है, लेकिन आईबीसी प्लीज देखिए, जो हमने बात की पहले, वो रिकवरी के लिए नहीं है, उसका वैसे भी इंटेंट रिकवरी नहीं जी, था। तो आप नहीं है। केस फाइल करके आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं फिर इट इज एज गुड एज मिसयूज ऑफ द लॉ। तो यस, दूसरे ऑप्शंस हैं आपके पास, एमएसएमई फैसिलिटेशन काउंसिल है, जो रिलेटिवली, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत फास्ट, बट हाँ, गोइंग कंपेयर टू अ सिविल कोर्ट, वो रिलेटिवली वो फास्टर जजमेंट्स देते हैं। उनका जो अवार्ड होता है विच इज एज गुड एज अ कोर्ट डिग्री, आप एक्सिक्यूशन के लिए जा सकते हैं। आपके पेपर वर्क अगर स्ट्रांग हो, जो आपको आपकी जो लाइबिलिटी सपोज 15 लाख रुपए है और सामने वाले जी, ने रिसेंट टाइम्स में उस चीज को एडमिट किया है ऑन ईमेल, ऑन पेपर वर्क, तो आप समरी सूट फाइल कर सकते हैं जहां पूरे ट्रायल के प्रोसेस को अवॉइड कर सकते हैं। तो ऐसे ऑप्शंस है, लेकिन हाँ, ये मैं जरूर अग्री करूंगा कि वो प्रोसेसेस में समय लगता है, दो मिनिमम 3-4 साल लगते हैं। राइट, लेकिन आप ये भी देखें कि अगर आपका यही 15 लाख ड्यू है और आप जैसे 2-3 केसेस फाइल हुए उस कंपनी पे जिससे आपको पैसा आना था, और अगर कंपनी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में चली गई, तो वैसे भी आपको वो 15 लाख रुपए एटलीस्ट 1.5 से 2 साल तक तो शायद नहीं ही मिले, नहीं अनलेस मिलेगा। वो कंपनी अपने क्रेडिटर्स से इंडिविजुअल सेटलमेंट्स करके, ये ऑप्शन भी है, एडमिशन होने के बाद, अच्छा, इंसॉल्वेंसी में जाने के बाद, एक कंपनी जो इंडिविजुअल जो क्रेडिटर जो इस कंपनी को लेके जाता है इंसॉल्वेंसी में, ये चाहे 1 लाख के थ्रेशोल्ड में था और अभी 1 करोड़ के थ्रेशोल्ड में भी है, वो उससे सेटल करके निकल के बाहर आ सकती है, ओके, लेकिन वो जितना जल्दी कर ले। लेकिन हाँ, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है इस कानून का। राइट। और आपने एक बात कही थी इंफ्रास्ट्रक्चर की, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे अक्सर काफ़ी सवाल उठाए जाते हैं, क्योंकि कॉमन मैन ये देखते हैं कि करोड़ों केसेस पेंडिंग है। कुछ कहते हैं कि जजेस की जो संख्या है वो कम है, कोर्ट्स ज़्यादा होने चाहिए, और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कुछ ऐसा, जिसकी वजह से हमारा जो ओवरऑल प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। आईबीसी के कॉन्टेक्स्ट में आप, अब तो क्योंकि 7 साल से ज़्यादा ऐसे हो रहे हैं, आप क्या देखते हैं कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर भी ध्यान हो रहा है? और क्या आगे का आपको कैसे लगता है कि गिवन दिस इंफ्रास्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से और केसेस के रेज़ोल्यूशन के लिए, क्या अगर सरकार जो है इस पे अमेंडमेंट्स वगैरह ला, क्योंकि इवॉल्व हो रहा है जैसा भी हम कहते हैं, तो क्या ये चीज़ें आपके हिसाब से सही हो रही हैं कि ये पर्टिकुलर कोड जो है ये आगे और इफेक्टिव होएगा? देखिए, यहाँ इट्स अ मिक्स्ड बैग। मैं आपको बिल्कुल यस या नो नहीं बता पाऊंगा। कई जगहों पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है, एनसीएलटी एस्टैब्लिश हुए हैं, करीबन 12-13 बेंचेस एस्टैब्लिश हुई हैं। लेकिन हाँ, अ, जो जजेस हैं उनकी कमी है, अपॉइंटमेंट्स के शॉर्टेज रहती है कभी भी। जनरली अगर सैंक्शन स्ट्रेंथ जो भी होती है, जजेस नंबर ऑफ एनसीएलटी के जो जजेस मेंबर्स कहते हैं, उनसे जनरली आपको कभी भी बाई एंड लार्ज हम देखते हैं कि 30 से 40% वैकेंसी हो जाती है, क्योंकि उनका टेन्योर होता है, 3 साल का टेन्योर होता है। यस, तो उस प्रोसेस के चलते कहीं ना कहीं जजेस की भी शॉर्टेज है। अ, लेकिन इसमें आपको ये देखना होगा कि इस एक एस्पेक्ट में द गवर्नमेंट हैज टू रियली बक अप एंड वर्क। कई बार सुप्रीम यस, कोर्ट ने इस इशू को देखा है कि एनसीएलटी में क्यों मेंबर्स की शॉर्टेज है, उन्होंने पुल अप किया है और फिर एक एश्योरेंस दिया गया सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं, हम अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स करेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो सिचुएशन वहां तक जाने ही नहीं चाहिए। तो यू शुड राइट, हैव, आपका वो एक पाइपलाइन ऑफ मेंबर, पाइपलाइन ऑफ पोटेंशियल जजेस, या वो एक रेडी होना चाहिए, वो पहली बात। दूसरी बात ये भी कि जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सपोर्ट स्टाफ है, इन चीजों पे भी गवर्नमेंट को थोड़ा काम करना चाहिए, क्योंकि जब एक एक लॉ आपको, एक कानून आपको रिजल्ट्स दे रहा है, तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और मैं बोलूंगा जो उसका इकोसिस्टम है, उसके जी, शॉर्टफॉल्स के चलते उस कानून के इम्प्लीमेंटेशन पे अगर इम्पैक्ट पे कुछ कमी आने चालू होती है, इट वुड नॉट बी अ गुड साइन। तो कहीं ना राइट, कहीं हाँ, मैं इस चीज को मानता हूँ कि थोड़ा इस एस्पेक्ट में हमें कॉन्शियस रहना पड़ेगा। नहीं तो जिस जिस जिसने जिस जिस मैं बोलूँगा फोर्स से ये कानून काम कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हम बाद में वापस वही एक
DRT या उस काइंड ऑफ रेजिम में चले जाएं जहां आपको केसेस बहुत डिले होते जा रहे हैं, तो उस इस चीज पे काम करना है। और इसमें मैं लोगों को कई जगह लगता है कि एनसीएलटी में केसेस की सुनवाई नहीं होती है एंड थिंग्स लाइक। इस चीज को मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि नहीं, ठीक है जजेस की शॉर्टेज है, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि कई बार एक एक जज 2 से 3 बेंच होल्ड कर रहे होते एक दिन में। वो सुबह 10:30 बजे स्टार्ट करते हैं, वो 6:30 7 बजे तक केसेस सुनते हैं। बिकॉज अभी वर्चुअल हियरिंग का कॉन्सेप्ट आ गया है, वीसीस होते हैं, वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल हियरिंग्स। तो वो पहले एक बेंच पे बैठते हैं दोपहर तक, फिर दोपहर के बाद दूसरे बेंच में बैठते हैं। ये तो बहुत कॉमन है, कई बार 3 बेंचेस में भी बैठना होता है। तो एक तरह से देखा जाए तो देखिए दे आर आल्सो ह्यूमन बीइंग्स। प्रैक्टिकली उनको भी एक कहीं ना कहीं आप ये चीज समझना पड़ेगा कि आप उनको ओवरलोड करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं उनके एफिशिएंसी पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। प्लस हमारा जो सिस्टम है कहीं का, एक तो मैं बोलूंगा डिटेल्ड आर्ग्यूमेंट्स का, चीजों को वहां कहीं ना कहीं सिस्टम को इस तरीके से लाया था कि वी शुड गो फॉरवर्ड। अगर इस टाइप का कानून है कि हम कैसे चीजों को समराइज तरीके से पुट फोर्थ कर सकें। जैसे अब एनसीएलटीज बहुत एनकरेज कर रही है कि आप अपना रिटन आर्गुमेंट्स दीजिए, रिटन सबमिशंस दीजिए, नोट्स ऑफ सबमिशंस दीजिए, शॉर्ट एंड ब्रीफ रखिए उस चीज को। तो ये सब चीजें आ रही हैं सिस्टम में, लेकिन कुछ समय लगेगा क्योंकि हम लोग अगेन एज एज अभी जो सबसे एक कॉमन डिस्कशन होता है कि जो कॉलोनियल सिस्टम ऑफ वर्किंग है उससे हम बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। समय लगेगा, समय लगेगा, क्योंकि उसका इम्पैक्ट देखिए खाली मैं एनसीएलटी पे नहीं, वो हमारे कोर्ट्स पर भी है, वो हमारे ट्राइब्यूनल्स पर भी है। तो उससे हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम उसको अपने तरीके से काम कर सकें, जो जहाँ कन्वेंशनल तरीकों को हम थोड़ा ब्रेक कर सकें। राइट। तो अभी तक हमने बात करी क्रेडिटर्स की सिस्टम की, और जैसा कि हम डिस्कस करें कि क्रेडिटर्स के फाइनेंशियल क्रेडिटर्स यानी कि बैंकर्स के फेवर में ज्यादा है ये लॉ, ब्रॉडली हम कह सकते हैं। एक जो और इसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है प्रमोटर्स का। जैसा हमने कहा क्रेडिटर्स को इसमें ये भी राइट्स हो सकते हैं कि वो काइंड ऑफ टेक ओवर करते हैं कंपनी को चलाने के लिए, उसको जब हम रिवाइवल की बात करते हैं। तो आप इस पूरे लॉ इसकी इम्प्लीमेंटेशन में प्रमोटर्स की क्या भूमिका देखते हैं? उनको क्या देखिए एडवांटेजेस हो रहे प्रमोटर्स, हैं, डिसएडवांटेजेस किस तरह से, उनका क्या रोल रहता है इसमें? ये एक्चुअली क्वेश्चन आपका वैसे सिंपल साउंड कर रहा है, लेकिन इसका जवाब बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मेरे लिए। राइट। देखिए कुछ प्रमोटर्स ऐसे हैं, और ये हमें एक्सेप्ट करना होगा, जो एक तरह से मैं, इट मे बी अ लिटिल टफ वर्ड और अ लिटिल बिट ऑफ आई वुड से हार्श वर्ड, बट वो विलफुल डिफॉल्टर्स रहे हैं। उनका यस। ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है, जी। उन्होंने एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स किया है, उन्होंने लोन्स, उनको क्रेडिट जो मेरिट पे नहीं मिलके या एक्चुअल बिजनेस के प्रोजेक्शन पे नहीं मिलके कोई ना कोई रीजन से मिले हैं, कुछ पैसा सिस्टम से बाहर गया। तो ऐसे भी प्रमोटर्स हैं, तो ऑब्वियसली इम्पैक्ट उनके ऊपर आज दे आर फीसिंग द हीट। उनको आज ये डिफिकल्टी हो रही है कि नई कंपनी भी हाथ से जा रही है और वो लोग लिटिगेट भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे भी काफी प्रमोटर्स हैं जो जेन्युइनली इस सिचुएशन में है कि हाँ आज कंपनी की हालत खराब है, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है, और इंटेंट गलत नहीं है, बिजनेस मॉडल नहीं चला, बिजनेस कोई कारण से क्लिक नहीं कर पाया, फेल हो गया, पैंडेमिक का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा। हालांकि पैंडेमिक के यस। समय 1 साल के लिए इस कानून को सस्पेंड किया गया, इसका इम्पैक्ट इतना हस्बैंड ज्यादा के। था कि आप कंपनी को ले ही नहीं जा सकते इंसॉल्वेंसी में। लेकिन कुछ प्रमोटर्स जेन्युइनली भी इम्पैक्टेड हैं। तो यस। अगेन सबसे पहले तो जब कानून आया तो कुछ स्पेसिफिक क्लैरिटी नहीं थी कि प्रमोटर भी अपनी कंपनी के लिए बिड कर सकता है या नहीं। जी। फिर एक सेक्शन लाया गया जहां डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ सर्टेन पीपल हु कैन बी रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, जो कंपनीज को एक्वायर कर सकते हैं। मैं कॉन्शियसली सेक्शंस कोट नहीं कर रहा हूं ताकि उसको हम सिंपल रखें। राइट। उसमें उसमें प्रमोटर्स आते थे डेफिनेटली, लेकिन फिर उसको थोड़ा एक ईज आउट करने के लिए जो एसएमई के प्रमोटर्स हैं, एमएसएमई के, उनको अलाउ किया गया कि नहीं आप अपनी कंपनीज के लिए बिड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप बिल्कुल डिफॉल्टर ना हो या 2-3 ना। कैटेगरीज में ना फॉल। तो ऐसा भी हुआ है कि काफी कंपनीज वापस प्रमोटर के हाथ में ही गई हैं। एमएसएमई प्रमोटर्स ने अपना प्लान रखा, प्लान अप्रूव हुआ, उसको कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने भी अप्रूव किया है, एनसीएलटी ने भी किया। तो ये तो हो गया एक आई वुड से क्या हो रहा है एक पर्सपेक्टिव में। लेकिन अगेन जो मैंने पहले बात की, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, सीरियस वे ऑफ डूइंग बिजनेस, अकाउंटेबिलिटी टू द बैंक्स, ये चीजें आई हैं बहुत इंपॉर्टेंटली। जी। और अब प्रमोटर्स को आप
भी काम करने का जो तरीका है, उनको मालूम है कि बैंक्स भी आज बहुत कॉशियस हैं और यस, banks are not going to let go of a promoter if there are going to be defaults in if मैं से इजीली डिफॉल्ट हो जाएं और बैंक्स उसको कैजुअली ले, अब वो समय नहीं है, वक्त बदल चुका है। तो प्रमोटर्स पे कहीं ना कहीं एटलीस्ट अगर हम लार्जर पिक्चर देखें सोसाइटी और उस पे, तो इट्स इन अ वे गुड। यहाँ मैं एक चीज टच करना चाहूंगा कि जो काफी प्रमोटर्स को अब हिट करना चालू हुआ है, ये चीज अब हुई है पिछले 6-8 महीने में। आईबीसी में कंपनीज की इंसॉल्वेंसी तो है ही, उसके जी, अलावा जो पर्सनल गारंटर होते हैं, जो कि यस, प्राइमरली प्रमोटर या प्रमोटर की फैमिलीज होती हैं, उनके ऊपर भी आपका पूरा इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस रन हो सकता है, फिर बैंक्रप्सी प्रोसेस रन होता है, इसलिए सबको इंटीग्रेट किया गया है। यस, अब यहाँ क्या हो रहा है कि अगर किसी कंपनी का ड्यू फॉर एग्जाम्पल टोटल 100 करोड़ रुपए उसके ड्यूज हैं, रिकवरी 35 या 40 करोड़ रुपए हुई, इंसॉल्वेंसी प्रोसेस रन करके किसी ने एक्वायर कर लिया, तो डेफिनेटली फॉर बैलेंस अमाउंट और पैरेलली भी कई बार इंसॉल्वेंसी में पर्सनल गारंटर की इंसॉल्वेंसी इन्वोक कर दी जाती है। तो जी, ये एक डिफिकल्ट सिचुएशन है गारंटर्स के लिए। इसमें इस मैटर में 2 बार सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर्सनल गारंटर्स का, सब चीजें हुई, स्टे पर थी, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को का ऑर्डर दिया, लेकिन अब ये क्लियर है कि हाँ, यू कैन गो बिहाइंड द पर्सनल गारंटर्स एज वेल। प्रमोटर्स के लिए अभी एक बहुत, जैसे मैंने एक टेक अवे दिया था कि ट्रेड स्मॉलर क्रिएटर्स के लिए आप अपने पेपर वर्क को मेंटेन करें। प्रमोटर्स के जी, लिए मैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो चाहूंगा हाईलाइट करना, कि ठीक है, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप अपना एक्सपेंशन के लिए आप फंड्स ले रहे हैं बैंक से, सारी बातें ठीक है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एक्सपोजिंग एनीबडी एल्स अदर देन योरसेल्फ। आप अपना योरसेल्फ, पर्सनल गारंटी दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं जिनका बिजनेस से उतना कोई कनेक्शन ही नहीं है, कोई रिलेवेंस नहीं है, आपकी स्पाउस हो सकती राइट, हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, वेल विशर्स, आप उनके पर्सनल गारंटीज दे रहे हैं और वो लोग भी पर्सनल गारंटीज ये सोच के देते रहे हैं कि हाँ ठीक है, पुराना सिस्टम है, बस ठीक है, इट्स सिस्टम है, प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी। अब ये राइट, प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी नहीं रही, फॉर्मेलिटी नहीं है, राइट, राइट अप टू द एक तरह से हम बोल सकते हैं ऑलमोस्ट अप टू द लास्ट पेनी ऑफ द यस, इंडिविजुअल। तो ये यस, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पर्सनल गारंटीज अगर आप साइन करते हैं, तो इट हैज इट्स ओन सीरियस इम्प्लीकेशंस। तो प्रमोटर्स उसमें दे नीड टू बी रियली केयरफुल कि आप उतना ही रिस्क लें, उतना ही एक्सपोजर दें, जितना आप पर्सनली ले सकें, और जो लोग रिलेटेड नहीं है बिजनेस से उनको आप न इसमें लेके आए, बिकॉज आई मीन आई फील बैड फॉर देम कि वो सफर करते हैं जो दूसरे लोग हैं यस, इसमें। उन्होंने गुड फेथ पे आपको पर्सनल गारंटी बैंक को दी आपके यस, बिजनेस के लिए, यस। तो वो क्यों करें इसमें से? तो हाँ, आई थिंक ये ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि उसको प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी की तरह देखते हैं, और हम जब भी कुछ भी कोई काम ऐसा देखते हैं जो जिसमें कहीं न कहीं लॉ इन्वॉल्व्ड है, बहुत सी चीज़ों को हम सिर्फ फॉर्मेलिटी मानते हैं। हम कई जगह पेपर्स पे साइन करते हैं, कुछ कहते हैं ये तो फॉर्मेलिटी है, इससे कौन पूछता है। और जैसा हमने कहा, माइंडसेट चेंज की बात है कि प्रमोटर्स को भी ये समझ आ रहा है कि यू कैन नो लॉन्गर एस्केप द लॉ जस्ट लाइक दैट। और ऐसे कुछ इंस्टेंसेस जैसे पीछे हुए हैं कई बिज़नेसेस के, तो एक मेरा सवाल उससे रिलेटेड था, और एक अक्सर आम आदमी के पर्सपेक्टिव से जब भी हम बात करते हैं, स्पेशली पिछले कुछ सालों की, जैसे कई ऐसे प्रमोटर्स हैं हू रैन अवे, माल्या या नीरव मोदी जैसे, जिन्होंने बड़े फ्रॉड करे। और अक्सर वही जो कॉमन मैन इसको ये देखते हैं कि कुछ भी लॉ आए, वही कि रिच लोग तो अ, अपना रास्ता निकाल लेते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर कॉमन मैन के लिए देखा जाए, तो उसको इसको किस तरह से समझना चाहिए कि ये लॉ क्या है, और एज अ कॉमन मैन, ए कॉमन सिटीजन को विद सच प्रैक्टिसेस क्या फायदा है? यहाँ मैं दो चीजों को एड्रेस करूंगा। पहले तो जो आपने दो नाम लिए उनके बारे में कुछ बताऊंगा, मैं आपको एक कंसर्न भी शेयर करूंगा कि कहाँ प्रमोटर्स कहीं ना कहीं थोड़ा इसका मिसयूज हो रहा है, देन आई विल कम टू द थर्ड पार्ट वेयर कॉमन मैन का क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए। देखिए, ये जो दो नाम आपने लिए, हाँ ये सच है कि राइटली रॉन्गली उनको लोन्स दिए गए, एवरीबडी नोज हाउ द यस, स्कैम हैपेंड, कैसे लोन्स दिए गए, तो उस पर अभी डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है। एज फार एज मिस्टर मालियास कंपनीज आर कंसर्न, उसमें काफी हद तक एक्चुअली ये बात शायद लोगों तक नहीं पहुंचती है। आई डोंट हैव द डेटा हैंडी, लेकिन हाँ, राज्यसभा में इसके बारे में डिबेट भी हुई थी, और जो जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के, उन्होंने ये एक एक क्लैरिफिकेशन दिया था विद द डेटा कि अ रीजनेबल
part of the assets. I think total दोनों का मिला के, if I'm not wrong, 20,000 crores odd Yes. was the money which is in question. उसमें से एक अच्छा percentage, 60% or something, has been one way or the other either confiscated or has been held back in terms of the assets of these promoters. तो उस पे Yes. कुछ काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि उस पे काम बिल्कुल नहीं हो रहा है. They've been let to go scot free. वो रही एक बात. जो आपने दूसरा नाम लिया, नीरव मोदी जी की जो बात आप कर रहे हैं, उनकी कंपनियां, 5-6 कंपनियां, फाइव स्टार डायमंड इंटरनेशनल, गीतांजलि, सम कंपनीज को इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन में, लिक्विडेशन में डाला गया है, वन आफ्टर द अदर. Okay. उनके एसेट्स को ऑक्शन किया जा रहा है. परसों भी आई थिंक एक पेपर पब्लिकेशन में था कि उनकी कंपनी रिदम हाउस, एक एसेट है बॉम्बे में, पॉपुलर म्यूजिक स्टोर ऐसा कुछ है, उसको ऑक्शन किया जा रहा है. तो जो भी इन्वेंट्री थी जेम्स और ज्वेल्स की, उनके जो वैल्यूएबल ज्वेल्स इन्वेंट्री थी, जो उनका स्टॉक था, उनको भी ऑक्शन किया जा रहा है ऑफिशियल, बकायदे बिल्कुल एनसीएलटी के निगरानी में, ऑफिशियल प्रोसेस के थ्रू. कुछ हद तक हम लोग भी उसमें इन्वॉल्व हम भी उसमें एडवाइस करते हैं, तो मैं कुछ हद तक उसमें बोल सकता हूँ, कुछ चीजें नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि वी आर एडवाइजिंग दी, I would say the indirectly the bankers or the people who are trying to do this and do the recovery. So there is some work happening. हाँ, ये मैं जरूर मानता हूँ कि जितना अमाउंट फ्लाउट किया गया या जो अमाउंट सिस्टम के बाहर गया है, शायद हम we can be nowhere clear that in close to that in terms of recovery. क्योंकि जो जब आपका लोन ही आपको if I may say पेपर ही नहीं था, हवा के बेसिस पर लोन दे दिए गए, तो फिर आप उसको रिकवर कैसे करेंगे? तो आपके पास बहुत लिमिटेड रिकॉर्ड्स होते हैं. तो ठीक है, आप उनके एसेट्स फ्रीज कर रहे हैं, उनके ईडी और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने काफी एसेट्स फ्रीज किए. अब वो एसेट्स धीरे धीरे रिलीज हो रहे हैं, जो कि ऑक्शन किए जा रहे हैं. तो काम हो रहा है इस पर, जहां की ऐसे सिचुएशंस या ऐसे जो लोग, जिसे हम कहते हैं कि जो देश का पैसा लेके निकल गए या चले गए, इट्स एटलीस्ट मैसेज ये जाना चाहिए कि इट्स नॉट गोइंग टू बी ए इजी वे आउट, एंड पीपल आर नॉट गोइंग टू होपफुली गो स्कॉट फ्री, होपफुली लेट गो सो इजीली. एटलीस्ट हम ये आशा करते हैं कि ये मैसेज अब धीरे धीरे लोगों तक जाना चाहिए, जा रहा है. दूसरी बात जो आपने कही कि कॉमन मैन का क्या पर्सपेक्टिव है इस कानून को लेके, देखिए, ये मैं वापस, आपने एक अच्छा एग्जांपल दिया कि आप 10,000 का लोन लेते हैं तो आपकी परेशानी है, लेकिन 10 लाख का. हाँ, लेकिन उसको मैं थोड़ा और प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड जब हम देखते हैं, तो वही बात मैं आपको कहूंगा कि जब आप क्योंकि हम एक एस्पिरेशनल सोसाइटी हैं, हम लोग जीडीपी पर हेड पर कैपिटा बढ़ रही है, मिडिल क्लास इज बिकमिंग द अपर मिडिल क्लास एंड ऑल दैट इज हैपनिंग. जब आप 10-20 लाख का लोन लेते हैं, 5-10 लाख का लोन लेते हैं होम लोन, या आप लेते हैं गाड़ी के लिए, तो इट्स स्टिल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. लेकिन जब आप एक 100 करोड़ का लोन या 50 करोड़ का लोन लेते हैं, उसके बाद थोड़ा बैंक इज कंसर्न, सो दैट डज बिकम एन इशू. इस चीज पे अगेन, इस कानून का अगर आप इम्पैक्ट देखें, जो हमने पहले डिस्कस किया, कि लोगों की सोच में फर्क आ रहा है, और उस चीज को हम डिस्कस कर चुके हैं. तो कॉमन मैन के पर्सपेक्टिव से हाँ, कुछ गलतियां हुई, और गलतियां शुरू हुई. एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे क्या लगता है, कुछ अनफॉर्चुनेटली कुछ नैरेटिव इसकी सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. लोगों को लगता है कि हेयर कट्स दिए गए, 80%, 70% हेयर कट्स दिए जा रहे हैं, ऑल ऑफ दैट. आप ये क्यों नहीं पूछते हैं, या इन द सेंस ये सवाल क्यों नहीं उठाया जाता है कि इसकी जेनेसिस कहाँ थी, लोन क्यों दिए गए, कब दिए गए, क्या वैल्यूएशंस था, क्या ड्यू डिलिजेंस किया गया, क्या प्रोसेसेस थे, कौन थे वो लोग जिन्होंने लोन सैंक्शन किए थे, उनकी क्या अकाउंटेबिलिटी थी. वो सवाल नहीं पूछे जाते. ये लोन ज्यादातर दिए गए थे 2004, 5, 6, 7. आपको देखिए, लिबरलाइजेशन वगैरह का इम्पैक्ट था, इकोनॉमी बूम पर थी. 2002, 3, 4 के बाद लोन्स देना चालू किए. 2008 का रिसेशन आया, कुछ कंपनीज का एक्चुअल मेल्टडाउन, कुछ हद तक थोड़ा सा एक इम्पैक्ट आया. लेकिन हम ये सब जानते हैं कि 2009-10 से लेके 2014-15 तक एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स चला, 2014 तक एटलीस्ट. तो कहीं ना कहीं, जिसे बोलते हैं ना, आप यू हैव टू बाइट द बुलेट. आपको एक टफ डिसीजन लेना पड़ेगा, और आपको एक पॉइजन पिल सॉलो करना पड़ेगा. तो दिस वाज दैट पॉइजन पिल और दैट टफ थिंग व्हिच हैड टू बी डन. इसका इम्पैक्ट जो आ रहा है,
जो हेयर कट्स और इन चीजों का, ये कई बार क्रिटिसाइज होता है, लेकिन ना हम ये समझ पाते हैं कि इसका जेनेसिस कहाँ है, और आधा हम डिस्कस नहीं यस, करते हैं, ना हम ये डिस्कस करते हैं कि इससे क्या जो सोच में रिफॉर्म्स आ रहे हैं, ना हम ये डिस्कस करते हैं कि कितना एक्चुअली पैसा सिस्टम में वापस आया है। तो वापस ये आया, सब यस। चीजें भी है, ये जी, इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए जानना फ्रॉम अ इम्पोर्टेंट, नैरेटिव पर्सपेक्टिव। वो यस, एक दो कैजुअल स्टेटमेंट जो एक होता है ना कि माल्या और मोदी पैसा लेके भाग गए, सरकार ने क्या किया। भाग गए। तो देखिए, ठीक है, वो उनका एक्सट्रेडिशन के केसेस चल रहे हैं, वो दैट दैट इज अ डिफरेंट लॉ, बट एज फार एज दीज पीपल आर कंसर्न, जो भी उनके एसेट्स हैं या जो भी उनकी कंपनीज है, जो भी कर सकते हैं गवर्नमेंट, वो कर रही है। हाँ, कंसर्न पॉइंट इसमें एक ये है, विच विल पॉसिबली बी अगेन, मैंने इस लॉ के भी आपको अप्रिशिएट किया, लेकिन मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि कहाँ, जैसे ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के कॉन्टेक्स्ट में द गवर्नमेंट नीड्स टू रीथिंक नाउ, यस, उसी तरह बिल्कुल। कई जगह ये भी हो रहा है कि कुछ प्रमोटर जो पहली कैटेगरी वाले मैंने आपको बताया, जिन्होंने सिस्टम मिसयूज करके पैसा कहीं ना कहीं ज्यादा उठाया है, या जो भी, वो अपनी ही कंपनी को घुमा फिरा के किसी थर्ड पार्टी एंटिटी के थ्रू, किसी फॉरेन एंटिटी के थ्रू, या कुछ ना कुछ इस तरीके का कर रहे हैं, जहां वो अपनी ही कंपनी को अक्वायर कर रहे हैं एट, इफ आई मे से, पीनट्स, या बाय गिविंग अ 70-80% हेयर कट। तो ये इसको होता है ना, पियर्सिंग द कॉर्पोरेट वेल। आपको एक्चुअली देखना पड़ेगा कि वो कंपनी जो आज के दिन प्रपोजल लेके आ रही है, फाइनेंशियल प्लान, रेजोल्यूशन प्लान, वो कंपनी के पीछे कौन है। चैलेंज ये है कि हमारे केमन आइलैंड्स, बीवीआई, बहुत सारे ऐसे जैसे टैक्स हेवन्स होते हैं, और जो जी, इंटरनेशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके थ्रू पेयर्स करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो दैट्स अ चैलेंज। लेकिन राइट, यहाँ कहीं ना कहीं, और ये सरकार के लिए भी प्रैक्टिकल चैलेंज है, क्योंकि मैं सेक्टर उस चैलेंज। सेक्टर में भी काम मैंने किया है, इन सेंस ऑफ स्ट्रक्चरिंग ऑफ कंपनी, जब मैं सिंगापुर में था। लेकिन हाँ, इस चीज को भी हमें रोकना होगा कहीं ना कहीं। आज हो सकता है इसकी हमें फाउंडेशन अब से चालू करनी पड़ेगी, समय लगेगा, लेकिन बट द गवर्नमेंट हैज टू मेक सर्टेन अमेंडमेंट्स इन द लॉ, जहां अगर एक प्रमोटर अपनी कंपनी को अक्वायर कर रहा है, एसएमई प्रमोटर या ऐसा कोई भी प्रमोटर जो एलिजिबल है, क्या उन्हें वही सारे कंफर्ट्स, वही सारी रियायतें मिलनी चाहिए? कैन दे गिव अ जीरो और अ कंप्लीट हेयर कट टू गवर्नमेंट ड्यूज? कैन दे गिव अ कंप्लीट हेयर कट टू ऑपरेशनल क्रेडिटर ड्यूज? तो वहां कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस लाना जरूरी है, ताकि उनको ये ना लगे कि हाँ, मैंने कंपनी को इंसॉल्वेंसी में डाल दिया और फिर मैंने ही घूम फिर के कंपनी किसी ने ली, और फिर 3-4 साल बाद मैंने बैकडोर एंट्री कर ली कंपनी। उस चीज को हमें थोड़ा, वी हैव टू बी कॉशियस अबाउट। राइट, तो मेरे आखिरी एक सवाल है, एज अ, क्योंकि आप एक खुद एक लॉ प्रैक्टिशनर है, लॉ और उसे कहीं बेहतर समझ सकते हैं, क्या आपको लगता है कि ये जो लॉ है जिसकी हम बात कर रहे हैं, कि अभी तक एक एक हमने सक्सेस देखा है इस लॉ का, नो डाउट आगे इसमें चेंजेस होंगे, चैलेंजेस भी आएंगे, क्या इसको एक एक मॉडल लॉ की तरह हम और भी जगहों पर ऐसे लॉज ला सकते हैं जहाँ पे फास्टर रेजोल्यूशंस हो? जैसा टाइम बाउंड हम रेजोल्यूशंस की बात करें, इसका इम्पैक्ट देख रहे हैं, क्योंकि अगर हम चैलेंज देखें तो जुडिशरी या लॉ में काफी हैं कि टाइमली रेजोल्यूशंस नहीं होते। तो क्या इसकी तर्ज पर और कानूनों में और ऐसे नए कानून लाए जा सकते हैं, या बदलाव किया जा सकता है, जिससे कि ओवरऑल जो हमारी जो ये प्रणाली है, कार्य प्रणाली है जुडिशरी की, लॉ की, ये बेहतर हो? और सेकेंडली, जो पब्लिक सेक्टर यूटिलिटीज हो गए, जैसे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स वगैरह, वो भी कई वे में लेनदार होते हैं, कर्जदार होते हैं, क्या उनके लिए भी वहां चीजों को रिजॉल्व करने के लिए इस तरह का लॉ लाया जा सकता है? देखिए, ये कहना थोड़ा अभी आई वुड से अर्ली या प्रीमेच्योर तो नहीं बोलूंगा, बट कुछ थोड़ा अर्ली होगा, क्योंकि ये लॉ खुद में इवॉल्व कर रहा है, और हमें राइट, एक रीजनेबल टाइम फ्रेम, 10 एटलीस्ट 10 साल का टाइम फ्रेम हमें देना पड़ेगा ये समझने के लिए कि इस कानून में क्या क्या हमने पॉजिटिव देखे, क्या क्या हमने मिस किया। लेकिन ये भी एक चीज मैं पैरेलली कहूंगा कि एक्चुअली ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक कानून है जिसमें हम टाइम बाउंड बात कर रहे हैं। जैसे कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट लाया गया 2015 में, मैं आपको जी, 2 या 3 ऐसे एग्जांपल्स दूंगा जहां पैरेलल काम चल रहा है, शायद अगेन लोगों तक वो अवेयरनेस नहीं है। कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट में कमर्शियल डिस्प्यूट्स को एक टाइम बाउंड मैनर के अंदर, उसका जो भी प्रोसेस होता है, आपके पिटीशन को फाइल करना, उसका जवाब फाइल करना, all of that, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है रीजनेबल एक्सटेंट तक। मैं ये नहीं बोलूंगा बाय द लॉ, एब्सोल्युटली बाय द टाइम। देखिए, वो तो आपको थोड़ा सा एक ह्यूमैनिटी का एंगल, एक प्रैक्टिकल एंगल भी रखना एग्जैक्टली, पड़ेगा कि हाँ, इफ यू डू दैट देन पीपल विल स्टार्ट लूजिंग द राइट टू डिस्प्यूट।
तो वहाँ भी फॉलो किया जा रहा है और काफ़ी डिसीजंस एक तरीके से टाइम बाउंड तरीके से लिए जा रहे हैं। ये 2015 में कानून आया था कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट। सिमिलरली जो हमारा आर्बिट्रेशन लॉ है जो 96 में आया था, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, उसको वो चल रहा था, उसमें बहुत सारे वो हमेशा एक तरह से डिस्कशन, डिबेट, कंट्रोवर्सी में रहा है। मोर सो डिबेट एंड डिस्कशंस में, कंट्रोवर्सी में तो मैं नहीं कहूँगा। उस कानून में भी इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स लाए गए इन दिस लास्ट 7-8 इयर्स, जहां उसमें बहुत क्लियरली कहा गया 2000 नॉट रॉन्ग 15 या 16 में लाए गए, जहां उसको टाइम बाउंड बनाया गया कि आपको आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स 12 महीना में खत्म करनी है। आप ज्यादा से ज्यादा उसको 6 महीना का एक्सटेंशन दे सकते हैं। तो एक 18 महीने का टाइम फ्रेम सेट किया गया, जहां पहले आर्बिट्रेशन स्पेशली जो हेवी ड्यूटी इंजीनियरिंग आर्बिट्रेशन होते थे पीएसयूज के, वो सालों साल चलते थे। फिर तीसरा ये हुआ है कि आपको कहीं ना कहीं विवाद से विश्वास करके जैसे ऐसे स्कीम्स लाई हैं गवर्नमेंट की, जहां अगर अमाउंट, क्लेम अमाउंट कुछ एक्स अमाउंट से कम है तो उसको मीडिएशन में डाला जाए या उन केसेस को रिजॉल्व किया जाए, सेटलमेंट स्कीम्स लाई जाए। तो द गवर्नमेंट हैज एक्चुअली वर्क टुवर्ड्स नॉट जस्ट दिस। ये तो खैर इसलिए क्योंकि एक प्रोमिनेंट लॉ हो गया, एक गेम चेंजर हुआ, बट और भी लॉज हैं जहां पर चीजों को टाइम बाउंड मैनर में लाया जा रहा है। उसके अलावा इसको एज इट इज इम्प्लीमेंट करना, इसका जो देखिए टाइम बाउंड एस्पेक्ट आप बहुत सारे और कानूनों में, मैं एटलीस्ट कमर्शियल कानूनों में मैं मानूंगा कि आप लेके आ सकते हैं, और वो है भी। लेकिन अगेन द इम्पोर्टेंस पार्ट इज इम्प्लीमेंटेशन। आप कितना इम्पोर्टेंटली उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और वो इम्प्लीमेंटेशन से आ जाती है बात घूम फिर के, कितना आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ है, सपोर्ट है। वो सरकार को देना पड़ेगा। देखिए आप लॉ में लिख सकते हैं कि इस पूरे मैटर को आपको 6 महीने में कंप्लीट करना है, लेकिन अगेन क्या सपोर्ट स्टाफ है, क्या जजेस हैं, क्या रजिस्ट्री में उतने लोग हैं, क्या वो परमानेंट एम्प्लॉयज हैं या कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज हैं, ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली देखनी पड़ेगी। कितनी चीजें डिजिटलाइज हुई हैं, उससे बहुत फायदा हुआ है। सो दैट वे, सो दैट्स बीन वन एरिया वेयर आई फील कि हाँ आप ला सकते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इज ऑल्सो की, इट्स इक्वली इम्पोर्टेंट। आई थिंक दैट वाज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ योर, आपका पहला सवाल वही था ना कि और क्या मॉडल लॉज ला सकते हैं, और सेकंड आपने व्हाट वाज योर सेकंड पार्ट ऑफ योर? जो जैसे सरकारी अंडरटेकिंग्स हैं, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स हैं, वो भी बहुत जगह उनके लोन्स बहुत आउटस्टैंडिंग, क्या उनके लिए कुछ किया जा सकता है वहाँ? ये जो लोन्स का जो प्रॉब्लम है सॉल्व, हाँ, अगेन वहां टाइम बाउंड एस्पेक्ट्स लाए जा सकते हैं कि आप उसको किस तरीके से करें। देखिए अभी एक मीडिएशन एक्ट भी आया है 2023 में, मीडिएशन बिल पास हुआ है, जहां पर बहुत सारी चीजों को अब गवर्नमेंट ये फोकस करेगी कि हम उसको मीडिएशन के थ्रू रिजॉल्व करें, और एक नॉन स्टॉप लिटिगेशन का मोड से मूव करके थोड़ा मीडिएशन पर है। तो जो गवर्नमेंट आपकी जो इस टाइप की जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं या जो भी आपने एग्जांपल्स दिए, वहाँ शायद हम इस मीडिएशन का इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, कि उसको भी टाइम बाउंड। ये नहीं कि मीडिएशन के नाम पे आप केस को 1 साल तक मीडिएशन ही चल रहा है, 1.5 साल तक मीडिएशन, उसको आप ना वैसे वैसे हम नहीं कर सकते, अदरवाइज द पर्पस विल बी लॉस्ट। मे बी यू गिव अ 60 डे या 90 डे पीरियड, आप उसे दे के नहीं, आप कोशिश करें कि दोनों पार्टीज बैठ के कानून को साइड में रखते हुए दोनों के प्राइमरी ग्रीवांस क्या है, उसको कैसे एड्रेस किया जाए, और कैसे कॉमन मीटिंग ग्राउंड पे हम ला सकते हैं। हाँ, वो अगर फेल होता है तो एक टाइम बाउंड प्रोसेस कैन बी। सो आई थिंक देयर मीडिएशन विल बी हेल्पफुल। इनफैक्ट बात यहाँ तक हो रही है अब कि अब मीडिएशन को आईबीसी में, इंसॉल्वेंसी कोड में लाना चाहिए या नहीं। इस पे भी एक डिबेट, अपना एक खुद का एक डिबेट है। कुछ लोगों का मत है कि नहीं, इसे लाना चाहिए। लेकिन अगर आप लेके आते हैं तो किस स्टेज पे लेके आते हैं, प्री एडमिशन या पोस्ट एडमिशन? प्री एडमिशन अगर आप लेके आते हैं, अगेन दिस शुड नॉट बिकम अ मैकेनिज्म ऑफ फर्दर डिले, मिसयूज नहीं होना चाहिए। सो अब आई थिंक नाउ वी आर एक्चुअली, अब हम इसके तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि जो भी हमारे कानून आए, स्पेशली जिसका इम्पैक्ट बिजनेस पर हो, कॉमर्स पर हो, इकोनॉमी पर हो, वो एक टाइम बाउंड तरीके से दोनों, उनका लेजिस्लेशन भी टाइम बाउंड हो, अमेंडमेंट्स किए जाएं उनमें, और फिर उनको इम्प्लीमेंटेशन भी उसी तरीके से किया जाए। डेफिनेटली इस चीज का स्कोप है, क्योंकि हमने देखा है कि एक कानून में रिजल्ट्स आए हैं, उसको आपको बहुत ऐसे जगह मिलेंगे जहां आईबीसी को बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है, हेयर कट्स को लेके, डिलेस को लेके, लेकिन एज वी डिस्कस समवेयर इन बिटवीन, बहुत सारे फंडामेंटल क्वेश्चंस मिस कर दिए जाते हैं इसमें। राइट, बिल्कुल। तो ग्रेट, आई थिंक बहुत अच्छा मैं कहूँगा आपसे बात करना रहा। मैंने एज अ लेमैन, जैसा मैं कहा, मैं लॉ प्रैक्टिशनर नहीं हूँ,
मैंने बहुत कुछ जाना लॉ के बारे में, कार्यप्रणाली के बारे में, कैसे लॉज जो हैं वो हमें इम्पैक्ट करते हैं, एक कॉमन मैन को, कंट्री की इकोनॉमी को, कंट्री के ओवरऑल आप कह सकते हैं सोसाइटी को। और जहाँ तक आपकी बुक की बात है, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं एक बात कहूँगा कि ये बुक पढ़ के आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि लॉ की बुक्स ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लॉ के प्रैक्टिशनर्स के लिए ही हैं। मैं एज़ समवन हू इज़ नॉट फ्रॉम लॉ बैकग्राउंड, मैंने बहुत कुछ समझा, सीखा इस बुक से, और अनंत जी ने बहुत डिटेल में चीज़ें समझाई। जो भी लोग ये इंटरेस्ट रखते हैं अबाउट इकोनॉमी, अबाउट बिजनेस, अबाउट कंट्री एज सच जानना चाहते हैं, मैं उनको ये बुक स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा। बहुत कुछ है जो आप हमारी इकोनॉमी और कंट्री के बारे में इस बुक के थ्रू समझ सकते हैं। आनंद जी, इट वाज प्लेजर रीडिंग योर बुक, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। मैंने बहुत से जैसा का बहुत कुछ सीखा आपके साथ इंटरेक्ट करके, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर लॉ करियर, एंड आई डू होप आप और बुक्स लिखें लोगों के लिए जो लोग पढ़ें। थैंक यू सो मच अभिषेक जी। तो बिल्कुल, बिल्कुल सही आपने कहा। थैंक यू सो मच। पहले तो मुझे मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि देखिए एक कन्वेंशनल माइंडसेट होता है एक कॉमन मैन का कि जो एक लॉ बुक होती है, कानून की किताब होती है, वो एक बहुत मोटी किताब होती है, उसमें यस, बहुत डिटेल्स में होता है। हम उसी चीज को ब्रेक करना चाह रहे हैं अब कि हम एक जॉनर नया क्रिएट करना चाह रहे हैं, जिसे आप कह सकते हैं एक तरीके से, जिसमें ऑलरेडी को काफी अच्छी किताबें हैं, विच इज लीगल नॉन फिक्शन, जहां आप प्रैक्टिकल चीजें सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करें। और हाँ, हम कुछ चीजों पे काम कर रहे हैं, जहां पहले हमने इस लॉ को सिंप्लीफाई किया है, वैसे हमारे कुछ एक दो चीजें और चल रही हैं। समय सही होगा तब मैं उस चीज के बारे में और डिटेल में एटलीस्ट आई विल बी इन अ पोजीशन टू से। लेकिन हाँ, कोशिश हमारी यही रहेगी कि जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो कॉमन पर्सन है, वो चीज़ों को डायरेक्टली समझ सकें। बिल्कुल। All right. Thank you very much, Anand ji. It was pleasure talking to you. Have a good day. थैंक यू अभिषेक जी, थैंक यू सो मच।